विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH टू प्रोड्यूस C4H8। इसमें से कौन अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करके C4H8 बनाएगा। अब आपको पता है कि कभी भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से होता है तो हमारा अल्कीन बनता है, ठीक है, अल्कीन बनता है। और इस रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है, या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं अक्सर लोग, उसको एक ही बात है। तो अब इसमें क्या होता है कि बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। कह रहे हैं कि इसमें अल्कीन कौन जनरेट करेगा, अल्कीन कौन बनाएगा इसके अंदर, ठीक है, या सॉरी अल्कीन से मुराद यहाँ पर लिखा हुआ है C4H8। इसका मतलब हमें क्या बनाना है भाई? ब्यूटीन बनाना है। अब देखो यहाँ से एक Br हटेगा फंक्शनल ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन कोई यहाँ से हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये हमारा ब्यूटीन बन जाएगा, डबल बॉन्ड एक तरफ आ जाएगी, ए मतलब बी बनेगा। अच्छा ए की बात करेंगे तो यहाँ से भी ये भी हमारे पास ए भी बन सकता है, लेकिन यहाँ दो Br है ना, तो ये दो तरफ डबल बॉन्ड आएगा। C4H8 तो नहीं होगा ना, वो इसमें एक ही डबल बॉन्ड होगा, ब्यूटीन है ये। इसमें भी दो जगह पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये भी नहीं होता। आंसर हमारे पास करेक्ट क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। तो बिल्कुल अब देखो देखा जाए तो ये रिएक्शन ही एक तरह का, लेकिन हमें यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, क्योंकि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो हम यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड हटाएंगे और एक हाइड्रोजन उसके बराबर वाले बीटा, क्योंकि अल्फा कार्बन है तो बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर देंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, सी जो है वो ए में ये हमारे ये ब्रोमीन हटाएंगे और साथ में ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन ख़त्म करके डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो दोनों केसेस में हमारे पास फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी? ब्यूटीन की हो जाएगी। सही है, समझ में आ गई बात सबको? तो ये एलिमिनेशन है। अल्कोहलिक लिया बेटा KOH ना, तो अल्कोहलिक यही एक्वस KOH लेगा तो अल्कोहल बनेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। सही है। ओके, थर्ड MCQ है फिर SN1 मैकेनिज्म फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एन अल्काइल हैलाइड टू एन अल्कोहल इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ डैश। SN1 मैकेनिज्म जो होता है जिसमें हम अल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो इसमें क्या चीज़ फॉर्म होती है? देखो SN मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो मैकेनिज्म से होती है, एक SN1 होता है और एक SN2 होता है। SN2 तो हमारे पास वन स्टेप में होता है ना, वन स्टेप में हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमारे पास नहीं होता है, वन स्टेप में होता है और नो इंटरमीडिएट, कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमारे पास नहीं बनता है इसके अंदर, डायरेक्ट रिएक्शन हो जाता है, बीच में ट्रांजिशन स्टेट आती है। लेकिन SN1 के अंदर क्या होता है? ये हमारे पास टू स्टेप में होता है, टू स्टेप में होता है। स्टेप नंबर 1 जो हमारे पास इसके अंदर होता है, उसके अंदर हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है। उस इंटरमीडिएट का नाम क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियामाइन। याद आ रहा है कुछ? कार्बोनियामाइन, जिसको कार्बोकैटाइन भी कहा जाता है फेडरल बोर्ड में। तो उसमें क्या होता है? C पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको कार्बोनियामाइन या कार्बोकैटाइन कहता है। इसमें हैलोजन रिमूव हो जाता है तो कार्बोकैटाइन बन जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा, कार्बोनियामाइन। तो SN1 मैकेनिज्म जब की जाती है अल्काइल हैलाइड की, तो हमारे पास कार्बोनियामाइन जनरेट होता है। पता है ये सबको बात? मैकेनिज्म पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ना आता है ना परेशान होना, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है कि फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। SN1 में यही होता है। ऑलराइट क्लास, तो आज हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में एप्टीट्यूड के लिए जो है वो चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे फॉर MTCAT 2023. So we are going to discuss chapter number 8. This chapter is called alkyl halides. तो सेकेंड ईयर में ही हमारे पास चैप्टर नंबर 8 होता है, जिस चैप्टर को हम लोग कहते हैं अल्काइल हैलाइड, ठीक है, जो कि आज हमें डिस्कस करना है। इसके अंदर टॉपिक्स हमारे पास जो है वो क्या है कि हमें नोमेनक्लेचर डिस्कस करनी होती है, नोमेनक्लेचर ऑफ RX। इसके अलावा हमें देखना होता है क्लासिफिकेशन ऑफ RX, अल्काइल हैलाइड को किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। और देन इसके अंदर हमारे पास होता है प्रिपरेशन ऑफ RX,
अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन किस तरह से की जाती है। देन SN1 और SN2 रिएक्शंस पढ़ते हैं, मैकेनिज़म्स। इसी तरह से एलिमिनेशन मैकेनिज़्म पढ़ते हैं, E1 E2 मैकेनिज़म्स पढ़ते हैं। और फाइनली हम लोग पढ़ते हैं उसके अंदर ग्रिंगराड्स रिएजेंट। ये हमारे पास जो टॉपिक्स हैं जिनसे MCQs रिलेट करते हैं चैप्टर 8 के अंदर अल्काइल हैलाइड्स हैं, तो इसको आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट MCQ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 में। इन SN1 मैकेनिज्म फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एन अल्काइल हैलाइड टू एन अल्कोहल इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ डैश। तो SN1 मैकेनिज्म के अंदर जो है वो किस चीज़ की हमारे पास जो है वो फॉर्मेशन होती है, तो इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन है। देखो, दो मैकेनिज्म हमारे पास है, एक हमारे पास SN1 मैकेनिज्म होता है, एक हमारे पास SN2 मैकेनिज्म होता है। दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा है कि लाइक एक में इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है और एक में कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, जब हम SN1 मैकेनिज्म की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक रिएक्शन इंटरमीडिएट आता है जो कि 2 स्टेप में होता है, और जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है वो कार्बन पॉजिटिव चार्ज होता है जो फर्स्ट स्टेप पे जनरेट होता है। इसी को कार्बोकेटाइन कहते हैं या फिर इसको हम लोग जो है वो कार्बोनियम आयन कहते हैं। तो ये बात कर रहे हैं कि जब हम SN1 मैकेनिज्म में अल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं अल्कोहल्स के साथ, तो उसमें किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे ए ऑप्शन, कार्बोनियम आयन मतलब C पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होती है। सेकंड है इन द रिएक्शन दिस X, Y and Z आर रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड से। आपको पता है अल्काइल हैलाइड को बनाने के हमारे पास जो है वो देयर आर 3 मेथड्स, 3 मेथड्स से अल्काइल हैलाइड को बनाया जा सकता है। तो और अल्कोहल्स मतलब डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर आप अल्कोहल से बनाना चाहते हैं तो ROH का रिएक्शन आइदर आप या तो उसको HX से कर दें, या ROH का रिएक्शन या तो आप SOCl2 से कर दें, या ROH का रिएक्शन आप PCl3 से कर दें, या ROH का रिएक्शन आप PCl5 से कर दें। इन तमाम केसेस में हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स आते हैं। फर्स्ट केस में अल्काइल हैलाइड के साथ वाटर आता है, सेकंड केस में कोई अल्काइल क्लोराइड आएगा हमारे पास, साथ में SO2 और HCl निकलता है। थर्ड केस में भी RCl आएगा और साथ में फॉस्फोरस एसिड H3PO3 निकलता है। लास्ट केस में भी RCl आएगा और साथ में POCl3 और HCl हमारे पास निकलता है। दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अल्काइल हैलाइड्स बाय मीन्स ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, सो दीज आर द मेथड्स। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या करें, SOCl2 से रिएक्शन करा रहे हैं, तो इससे XYZ 3 प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो हमारा इथाइल क्लोराइड बनेगा, एक SO2 बनेगा और HCl बनेगा, ऐसा ही है। तो इथाइल क्लोराइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। ये ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा इसका करेक्ट। वो रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स अगर आपने यकीनन पढ़ा है तो ये उससे रिलेट करता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एक्वस सॉल्यूशन बाय मैकेनिज्म डैश। देखो, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कहा जा रहा है ना यहाँ पर, तो दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो अगर हम इसको देख सकते हैं, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। इफ दिस वन इज द फंक्शनल ग्रुप, सो द कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप इज एक्चुअली अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के 2 तरफ रेडिकल है, तो ये हमारा 2 डिग्री है, या फिर हम कह सकते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। और अगर कह रहे हैं कि इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसका हो रहा है तो किस मैकेनिज्म से होगा। अब आपको पता है 2 डिग्री है ना, तो दोनों से हो सकता है, SN1 से भी हो सकता है, SN2 से भी हो सकता है, बट ये डिपेंड करेगा लाइक इसमें ना मीडियम पर, कौन सा मीडियम है। तो अगर ये मतलब सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। सिंपल सी बात है कि अगर ये हमारे पास इसके अंदर पोलर सॉल्वेंट आएगा तो मेरा SN1 करेगा,
और अगर हमारा ये नॉन पोलर सॉल्वेंट आएगा तो फिर ये SN2 करेगा, क्योंकि 2 डिग्री है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड अंडरगो कर रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अब एक्वस सॉल्यूशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, तो एक्वस का मतलब तो ये हो गया ना कि भाई वाटर की प्रेजेंस में कर रहा है, वाटर ही हो गया ना एक्वस का मतलब। और वाटर हम जानते हैं, वाटर हमारे पास एक पोलर सॉल्वेंट होता है, तो ये मैकेनिज्म जो है इसका SN1 से होगा, ये ऑप्शन। क्योंकि ये सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है, सॉल्वेंट तो बता दे रहे हैं तो हमें कंफर्म पता लग जाएगा कि रिएक्शन किससे होगा। तो ये बोथ करके बोथ वाला ऑप्शन इसमें नहीं आ सकेगा, तो इसमें मीडियम आपको डिटरमाइन कर दे रहे हैं, मीडियम आपको बता दे रहे हैं, दैट्स वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन विथ अमोनिया गिव्स डैश। अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन अमोनिया से करेंगे तो क्या बनेगा? देखो अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, वैसे अगर हम इसके रिएक्शन NH2 से करते हैं तो ये NH और H इस तरह से ब्रेक होता है ना भाई, सॉरी NH2 और H, ठीक है। ये प्लस माइनस हो गया, दैट्स प्लस माइनस, प्लस वाला माइनस जुड़ा, माइनस वाला प्लस हो गया, तो ये हमारा क्या बन जाता है RNH2 बन जाता है प्लस HX बन जाता है। अब देखो यहाँ पर ये जो रेडिकल है ना, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप 1 डिग्री भी कर सकते हो, 2 डिग्री भी कर सकते हो, 3 डिग्री भी कर सकते हो। तो ये रेडिकल जो भी होगा उसके लिहाज से हमारे पास प्राइमरी अमाइन की भी फॉर्मेशन हो सकती है, सेकेंडरी अमाइन की फॉर्मेशन भी हो सकती है, और टर्शियरी अमाइन की फॉर्मेशन भी हो सकती है। मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों ही पॉसिबल है। इट डिपेंड्स अपॉन अल्काइल हैलाइड कि उसके अंदर कौन सा जो है वो रेडिकल अटैच है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, सही है ना। तो इसका हमारे पास हो जाएगा डी ऑल ऑफ दिस। समझ गए? तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ प्राइमरी अमाइन मिले, आपको सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस भी मिल सकते हैं। प्राइमरी अमाइन के स्ट्रक्चर तो आप जानते हैं, दिस इज़ नाइट्रोजन होगा, NH2 है, इसके एक तरफ R है, दिस इज़ प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन में बस क्या होता है, 2 तरफ रेडिकल अटैच हो जाते हैं, ये सेकेंडरी अमाइन है। टर्शियरी अमाइन में नाइट्रोजन के 3 तरफ रेडिकल्स की अटैचमेंट होती है, दिस इज़ टर्शियरी अमाइन। तो तीनों तरह के ही बन सकते हैं, अगर ये R आप इसमें जो ले लो उसके लिहाज से होगा, ठीक है, रेडिकल जो भी अप्लाई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी ऑफ अल्काइल हैलाइड टू रिएक्ट विद SN1 मैकेनिज्म इज डैश। अब देखो SN1 मैकेनिज्म सबसे ज़्यादा फास्टर रेट में हमारे पास जो है वो किस में होता है, टर्शरी में होता है, ऐसे ही ना भाई। सबस्ट्रेट आप जानते होंगे कि SN1 जो है वो हमारे पास टर्शरी में होता है 3 डिग्री में या टर्शरी अल्काइल हैलाइड में, जबकि SN2 जो हमारे पास होता है वो 1 डिग्री में या फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के अंदर होता है, ऐसा ही है। तो जितना तो 3 डिग्री में सबसे, तो SN1 की बात अगर हम करेंगे तो 3 डिग्री में ज़्यादा फास्टर होगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री में ज़्यादा फास्टर होगा 1 डिग्री से। इसमें नीचे उल्टा होता है, SN2 के लिए अलग है, 1 डिग्री में ज़्यादा फास्टर होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज़्यादा फास्टर होगा 3 डिग्री से, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी ऑफ अल्काइल हैलाइड टू रिएक्ट विद SN1 मैकेनिज्म। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड यहाँ पर कहाँ है, सबसे पहले 3 डिग्री की कम हो गया, अच्छा मतलब इसमें उल्टा जा रहे हैं ना, लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री जाना पड़ेगा। आगे एक मिनट, तो सबसे पहले हम 1 डिग्री देख लेते हैं। तो 1 डिग्री कौन सा हमारे पास है, दिस इज़ 1 डिग्री CH3X, फिर ये 2 डिग्री है RCH2X। इससे मतलब यहाँ पर तो रेडिकल है ही नहीं, यहाँ पे एक रेडिकल है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है, यही करेक्ट है, सही है। यहाँ पर कह रहे हैं कि SN1 के लिहाज से जो है वो रिएक्शन की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होती है, तो 3 डिग्री की हाईएस्ट टेंडेंसी होती है SN1 मैकेनिज्म फॉलो करने की, सही है। तो ये पहले हम वो एक भी रेडिकल नहीं था, फिर एक रेडिकल आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, तो हम असेंडिंग ऑर्डर की तरफ जा रहे थे। तो सबसे बेस्ट जो है वो हमारे पास R3 ये टर्शरी है, R3CX ये करेगा, और सबसे वर्स्ट SN1 रिएक्शन हमारे पास ये करेगा CH3X, क्योंकि ये SN2 करेगा, सिंपल सी बात है, ये प्राइमरी है।
नेक्स्ट उसके बाद है 2 ब्रोमोपेंटेन इज हीटेड विथ C2H5O K इन इथानॉल, द प्रोडक्ट इज डैश। 2 ब्रोमोपेंटेन, ये रहा पेंटेन हमारे पास 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमो से मरा देंगे 2 पर ब्रोमीन लगा दिया। इसको हीट किया जा रहा है C2H5O K के साथ इन इथानॉल C2H5OH में। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा? अब जाहिर सी बात है, जो कि अल्कोहलिक मीडियम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं इथानॉल, ये बजाय सब्स्टिट्यूशन होने के एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, एलिमिनेशन मैकेनिज्म फॉलो होगा। और एलिमिनेशन में आप जानते हैं कि ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कि Br माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। Br माइनस इस K के साथ निकल जाएगा। ठीक है, और फिर बीटा हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर होगा। अच्छा, बीटा हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? अच्छा, इसमें यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अब बीटा हाइड्रोजन, ये अल्फ़ा कार्बन है ना ये, और ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो आपसे मैं एक सवाल करता हूँ कि ये बीटा हाइड्रोजन, ये तो एक हमने फंक्शनल ग्रुप निकाल दिया। इसके बाद बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, तो वो कहाँ से निकलेगा? मतलब राइट वाले से निकलेगा या लेफ्ट वाले से निकलेगा? या मर्जी होगी? हाँ जी, किससे निकलेगा? तुक्का लगा रहे हो? इसके बारे में सुना है? सिट्ज़ेफ रूल क्या कहता है एलिमिनेशन के बारे में? ये सिट्ज़ेफ रूल क्या बताता है? इसी चीज़ को तो बताता है ये, कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा। पढ़ा है कभी ज़िंदगी में सिट्ज़ेफ रूल? नहीं पढ़ा है? कौन बताया कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा? देखो, इधर से अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो इधर से बन जाएगा हमारे पास 1 पेंटीन, इधर से निकलेगा तो बन जाएगा 2 पेंटीन। ऑप्शन में दोनों है तो एक ही निकलेगा ना, कोई दोनों कैसे आ जाएगा? या तो बी ऑप्शन होगा या तो सी ऑप्शन होगा। दोनों कैसे हो सकता? दोनों थोड़ी ना टिक कर देंगे, यहाँ से भी निकाल दो यहाँ से भी निकाल दो, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी एक ही जगह से निकलना चाहिए ना भाई। देखो, सिट्ज़ेफ रूल ये कहता है कि भाई जब एलिमिनेशन होगी, जब एलिमिनेशन रिएक्शन किया जाएगा 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की, तो जहाँ पर कम हाइड्रोजन होगा ना, वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ज़्यादा से नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है ना इधर से रिमूव होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड इधर पे फॉर्म होगा। तो ये जो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो 2 पेंटीन बनेगा। बाकी 1 पेंटीन भी बनेगा, लेकिन वो एज अ माइनर प्रोडक्ट हमारे पास होता है, एज अ माइनर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर के तौर पे नहीं बनेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, उसको सिट्ज़ेफ रूल कहते हैं। नेक्स्ट इज, ये हमारे पास एक ग्रिग्नार्ड रीजेंट शायद है, ऑन रिएक्टिंग विथ वाटर प्रोड्यूसेस। इसको वाटर से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा? आपको पता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन जब वाटर से करते हैं, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास अल्केन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर C है, उसके बाद CH3 3 टाइम्स है, उसके बाद Mg है और Cl है। ठीक है, इसके रिएक्शन H2O से कर रहे हैं, वाटर से कर रहे हैं। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन वाटर से करेंगे तो इसकी हाइड्रोलिसिस होगी और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक इस तरह से हो जाएगा, और ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा, माइनस वाला प्लस से जुड़ेगा। तो ये हमारे पास कंपाउंड इस तरह से बन जाएगा CH3, उसके बाद कार्बन, फिर CH3, फिर हाइड्रोजन, फिर CH3, इसी तरह से बनेगा ना। तो कंपाउंड हमारे पास ब्यूटेन है, और कौन सा ब्यूटेन है? आइसोब्यूटेन है, ऐसा ही है। तो ये आइसोब्यूटेन की फॉर्मेशन होगी जब हम इस कंपाउंड का रिएक्शन जो है वो वाटर के साथ कराएंगे। मतलब अल्केन बनेगा, कोई भी अल्केन बन सकता है, वो हमने बना के चेक कर लिया। तो आइसोब्यूटेन बना यहाँ पर।
नॉर्मली, वरना अगर आप यहाँ पर सिंपल एक रेडिकल लेते हैं मिथाइल तो मीथेन बन जाता है, दैट्स इट। मिथाइल लेते हैं तो इथेन बन जाता है, बट उन्होंने यहाँ पर एक ब्रांच चेन स्ट्रक्चर दे दिया तो उसके लिए आइसोब्यूटेन बन गया। समझ गए? क्योंकि रिएक्शंस इसमें ज़्यादा है ना RX के अंदर, अगर तो उसमें यही कि रिएक्शन का कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए इसको करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ कार्बोनाइल कंपाउंड। इनमें से किसके साथ रिएक्शन करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक कार्बोनाइल कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा? कार्बोनाइल कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा मतलब यस, कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे पास ग्रिग्नार्ड एजेंट कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड बनाता है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप हो? यस, बनाता तो नहीं है कीटोनल्डिहाइड, कहाँ बनाता है? उससे तो रिएक्शन होता है उसका। कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड ग्रिग्नार्ड एजेंट फॉर्म करता है? भाई कार्बोनाइल कंपाउंड हो जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप हो। हाँ जी भाई, हमें पता है कि जब भी RMgX ग्रिग्नार्ड एजेंट जो है RMgX, जब इसका रिएक्शन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड से होता है CO2 के साथ, तो ये हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करता है कि नहीं करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OH, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या इसके अंदर आपको नहीं दिख रहा कार्बोनाइल ग्रुप? इसी को बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप CO, C डबल बॉन्ड ग्रुप। तो जिसके अंदर ये वाला ग्रुप आएगा वो कार्बोनाइल कंपाउंड हो। तो वो अब ये उसमें भी आ रहा होता है लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो उसका मतलब ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्शन जब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से, तब जाकर हमारे पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, मतलब कार्बोक्सिलिक बनेगा। ठीक है, रिएक्शंस में कच्चे हो, थोड़ा रिएक्शन में मेहनत करो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ C2H5Br। इसमें से कौन सा रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं कर रहा इथाइल ब्रोमाइड के लिए? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? जिसमें कोई न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस कर देगा, इसके ब्रोमाइड को। मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल होगा NU-, तो वो क्या करेगा कि प्लस माइनस होगा ना, तो ये इसको ब्रेक हटा देगा और इथाइल ग्रुप के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, लिविंग ग्रुप ही X- बाहर निकल जाएगा। अब देखो C2H5Br प्लस KOH, ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। NaCN के साथ करेगा तब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, सोडियम साइनाइड। सोडियम इथॉक्साइड के साथ करेगा डाइइथाइल ईथर बनाएगा, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? ए ऑप्शन, C2H5Br प्लस हाइड्रोजन। लेकिन ना चूँकि इसमें न्यूक्लियोफाइल जनरेट नहीं हो सकता ना, H2 है, तो यहाँ पर ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता। तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियोफाइल जनरेट ही नहीं होगा, यहाँ पर H2 है, ये HH बनेगा, प्लस माइनस चार्ज आएगा ही नहीं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये हमारे पास करेक्ट हो गया ऑप्शन। इनमें से ये वाला रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद अ मेटल अल्कोक्साइड, द प्रोडक्ट इज डैश। तो सारे ही रिएक्शंस आ रहे हैं टू जेड, देखा जाए तो सब में रिएक्शन आ रहे हैं, कोई सीधे वो सवाल ही नहीं है कि डायरेक्ट जवाब दें। अल्काइल हैलाइड हमारे पास है RX, इसका रिएक्शन हो रहा है मेटल अल्कोक्साइड के साथ, मतलब कोई भी RONA या कोई भी मेटल हो सकता है। ठीक है, मेटल अल्कोक्साइड, इसको RONA कहते हैं। अल्कोक्साइड में मीथॉक्साइड, इथॉक्साइड कुछ भी हो सकता है, वॉटेवर। तो अब यहाँ पर RX का रिएक्शन जब आप करोगे ना रोना के साथ, RONA के साथ, ये प्लस माइनस होगा, ये प्लस माइनस होगा, तो आपको पता है ROR बनेगा प्लस NX बनेगा। ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक टाइप है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल हमारा OR माइनस जनरेट हो रहा होता है अल्कोक्साइड आइन। इससे हमारे पास जो कंपाउंड बनता है ROR, ये कंपाउंड क्या कहलाता है?
ईथर, तो ईथर हमारे पास बनता है बी ऑप्शन। ठीक है, मतलब डायरेक्टली नहीं बता सकते, थोड़ा सा रिएक्शन करके देखना पड़ेगा ना, तब आंसर तक जाएंगे यार ये चीज़ ऐसे हो रही, ये बन रहा है। अब ये देखो, ये फिर इक्वेशन आ गई, C2H5Cl का Mg ईथर से रिएक्शन करा रहे, तो ग्रिग्नार्ड रीजन बनेगा, मैग्नीशियम और एनहाइड्रस ईथर के प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रीजन की फॉर्मेशन होगी। ये बन जाएगा हमारा C2H5, डायरेक्ट बता रहा हूँ, C2H5 MgCl बनेगा ना भाई। इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इस रेडिकल का अल्केन बन जाएगा C2H4, C2H6 ना। तो Y क्या है इस रिएक्शन में? इथेन है। इथेन कहाँ पर लगा हुआ है? सी ऑप्शन में है। समझ में आ गया? तो X नहीं पूछ रहा था आपसे, Y के बारे में पूछ रहा है। इस सेक्शन में Y क्या है? X तो हमारा ग्रिग्नार्ड रीजन बन रहा है। इस तरह के इक्वेशंस भी आते हैं ना भाई, ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है। X बताइए, Y बताइए, Z बताइए, तो बताना पड़ता है। द ट्रीटमेंट ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विथ, ये हमारे पास कोई एल्डिहाइड दिया हुआ है, एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो आपको पता है कि सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। हम एग्जैक्ट कंपाउंड तक पहुंच जाते हैं। ये तो 100% हो गया कि आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन अगर एल्डिहाइड के साथ हो और वो एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड ना हो, तो इन दैट सिनेरियो वो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल्स की प्रोडक्शन करता है। ये लास्ट की रिएक्शन दो थे ग्रिग्नार्ड रीजन के, उनमें से। तो अब कौन सा, इसमें पता नहीं कौन सा सेकेंडरी या सब कंडेंस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो हम कंपाउंड नहीं बना लेते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, CH3 MgBr है, इसका रिएक्शन हो रहा है C2H5 C डबल बॉन्ड OH, इसके साथ हो रहा है ना भाई, दैट इज प्रोपानल। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेकेज हो गया सबसे पहले तो, और ये पूरा जो है हमारा प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस से जुड़ा, माइनस वाला प्लस से जुड़ा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया, C2H5 कार्बन ऑक्सीजन के साथ आ गया MgBr, दर पे हाइड्रोजन, और यहाँ आ गया CH3। अब फर्दर इसकी हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस करने के लिए वाटर से रिएक्शन कराते हैं। तो होता क्या है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकेज होता है, ये बॉन्ड ब्रेकेज होता है, ये माइनस हो जाती है, प्लस हो जाता है, प्लस माइनस, प्लस वाला माइनस से जुड़ जाता है, माइनस वाला प्लस से जुड़ जाता है। तो आपके पास बच्चों क्या बन जाता है, C2H5 कार्बन हाइड्रोजन CH3 और ऊपर आ जाएगा OH। तो 100% सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, अगर आपको दिख सकता है तो, है ना भाई। अल्फा कार्बन के दो तरफ रेडिकल हैं, तो 100% ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। अब ये किस तरह से लिखा गया है, ये हमारे पास आइसो करके, या सेकेंडरी है, 2-3 सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, 4 कार्बन है ना, 2 3 4, दिस इज सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, नाम अगर हम इसका लिखें तो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सवाल ये आता है कि लाइक अब इसका फॉर्मूला यहाँ पे कहाँ से आ रहा है। देखो अच्छा, पहले तो कार्बन एटम गिन लेते हैं, 2 3 4 5 कार्बन तो होंगे नहीं, 2 3 4 हो सकते हैं, 1 2 3 तो होंगे नहीं, है ना। CH3OH तो होगा नहीं, एक ही कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, लेकिन ये क्या बन रहा है हमारा, एल्डिहाइड, तो ये तो होगा नहीं। तो आंसर हमारे पास क्या है, बी है। अब इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा, दैट इज सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। सही है, 2 3 4 कार्बन है ना, वहाँ पर भी 4 कार्बन है, दैट्स इट। C2H5 है, CH3 और OH है। सही है, तो ये देखो मैकेनिज्म से आया ये पूरा, डायरेक्ट नहीं बता सकता था, आप ऐसे कोई डायरेक्ट नहीं बता सकता था कि यार ये बन गया, जब तक हम इसको मैकेनिज्म नहीं करते। अल्काइल हैलाइड में हाई रिएक्शन बस पूछेंगे कि आपसे हो, SMS में इस चैप्टर में हाई रिएक्शंस, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बाकी नोमेनक्लेचर थोड़ी बहुत है तो वो पूछ लेंगे आपसे। और रिएक्शन में तो आपको पता है कराची के बच्चों की जान जाती है, पता नहीं क्या है रिएक्शन से, इतना क्या चिड़ है उनको। वाइट सी बात है, 9-10 में रट्टा लगा के आए रिएक्शन को, तो कहाँ से इंटर में आके रिएक्शन सॉल्व करना आ जाता है, तो फिर वो सीखते भी नहीं है बच्चे। अब जो 9-10 में सीखने की थी वो कॉलेज में आके सीखने की कोशिश करते हैं, और वो पानी सर से गुजर चुका होता है उस वक्त। ये बड़ा मसला है। तो रिएक्शंस में तो यार उसके नंबर ऐसे ही हटा लो, अगर आपको रिएक्शन नहीं आता है ना। रिएक्शन वाले अगर 10 सवाल भी आए तो 10 नंबर तो गए आपके बिला वजह में। सिंपल सी बात है, या तो रिएक्शन की प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा हो सके, ताकि ये 10 नंबर जो हम आए रहे हैं, मिनिमम 10 नंबर का तो आएगा ना रिएक्शन, कम से कम वो तो हमारा सेफ हो जाए ना 54 मार्क्स में से।
अब इस चैप्टर से कुछ तो MCQs देंगे ना, ऐसा तो नहीं टच ही नहीं करेंगे। और जब इस चैप्टर को उठाएंगे तो देखो न्यूमेरिकल वही देंगे, हमारे इक्वेशंस देंगे और क्या देंगे, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में देने के लिए। अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद है, रट्टा तो था ही नहीं उसके अंदर कुछ याद करने की चीज़ें। देखो फिर से इक्वेशन आ गई, द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड विथ सोडियम इथॉक्साइड इज डैश। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड के रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड से कराना है, भाई ईथर बनेगा। कौन सा ईथर बनेगा मुझे पता है, मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट टिक कर दूँगा, आप बोलोगे सर ये कैसे कर लिया, इससे बेहतर है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। और एक्सप्लेन करने के बाद भी नहीं आ रहा है इसके मतलब आप नंबर नहीं ला सकते, आप 0 पे हो इक्वेशन पे, सही ना। तो एक्सप्लेन करने के बाद समझ में आना चाहिए आपको। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड तो पता है ना सबको, क्या यह टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। सोडियम इथॉक्साइड के बारे में नहीं पता क्या, यह सोडियम इथॉक्साइड नहीं है क्या, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस वाला माइनस से जुड़ा, माइनस वाला प्लस से जुड़ा, कंपाउंड ईथर बनेगा, 100% ईथर बनेगा। बना ईथर, नमक बाहर। नेमिंग में तो है नहीं, फार्मूला ही दिया हुआ ऊपर उठा के, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। बट ये आया, इस चीज़ को जब मैंने किया तो मेरे पास ये आंसर आया, वरना कैसे आता। नामुमकिन था कि आप इस आंसर तक पहुंच सकते थे, सही है। तो ये चीज़ है, तो जिसको नहीं आती रिएक्शन वो करके देखे भाई, और जिसको बहुत अच्छे से आती है वो डायरेक्ट निशान लगा ले कि यही बनने वाला है। सही बात है ना भाई। हाँ, लेकिन दोनों में से कोई एक काम तो आना चाहिए ना आपको, या डायरेक्ट पता हो या इक्वेशन करना आता हो। अपना डायरेक्ट आंसर पता लग रहा है ना, इक्वेशन करनी आ रही, तो आपके नंबर तो गए, तुक्का लगेगा। और तुक्के में आपको पता है चांसेस 25% से ऊपर नहीं है। 5 ऑप्शन आ गया तो ये चांस और कम 20% हो गया। लास्ट टाइम तो 5 ऑप्शन आए हुए थे, ABCDE। अब पता नहीं इस बार GSM वाले 4 ऑप्शन देंगे, 5 देंगे तो तुक्के वालों की और शामत आ जाएगी, तुक्के के चांसेस कम हो जाएंगे ना। बच्चे तो चाहते 2 ऑप्शन दे बस, 50% तुक्का का चांस तो, लेकिन आपके चाहने से तो नहीं होता ना कुछ। विच वन इज़ नॉट न्यूक्लियोफाइल, इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, या समटाइम्स तो न्यूट्रल भी हो सकता है। यस, ऑल ऑफ दिस, सही कहा जवेरिया ने, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। एक सेकंड, नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, सही, सभी न्यूक्लियोफाइल है। अब इसमें से यार ये देखो नेगेटिव चार्ज वाले तो हैं, ये तो 100% होगा, तीनों में नेगेटिव चार्ज है। और अमोनिया भी अगर आप देखोगे तो दिस कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर डोनर है तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस अट्रैक्टिंग होगा, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, न्यूक्लियस लविंग है, तो ये भी हमारा जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं और साथ में न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो या तो इन पर नेगेटिव चार्ज होगा या तो ये न्यूट्रल हो सकते हैं, लेकिन उनको इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनर होने चाहिए, इनके पास लोन पेयर होना चाहिए, वरना तो ऐसा नहीं। इस तरह इलेक्ट्रोफाइल के बारे में कहता है ना कि इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है और लेकिन न्यूट्रल ऐसा हो जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता हो, जैसे कि BF3 न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये सुना होगा BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, चूँकि इट कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप इन अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट एन अल्काइल हैलाइड। जब भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो बेस्ट लिविंग ग्रुप क्या होगा इसमें से, तुक्का मारोगे। बताया था ना तुम्हें, क्या आंसर दिया था, आयोडीन होगा, आयोडाइड कह सकते हैं ना। देखो इसके पीछे रीज़न क्या है, ये रीज़न मैं समझा देता हूँ। देखो अब RX है ना, RX में मैंने लाइक आयोडीन ले लिया, अगर मैंने RI, अब इसके रिएक्शन अगर मैं किसी से भी करा दूँ, F2 से करा दूँ, Cl2 से करा दूँ, Br2 से करा दूँ, किसी से भी करा दो तो क्या होगा, क्योंकि ये आयोडीन की रिएक्टिविटी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के मुकाबले में कम होती है।
तो ये क्या कर सकते हैं, ये सब के सब इसको आराम से रिप्लेस कर सकते हैं इस आयोडीन को, बिकॉज ऑफ इट्स लेस रिएक्टिविटी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो आयोडीन, इनमें से आयोडीन जो है वो बेस्ट लीविंग ग्रुप है, जो आराम से लीव कर सकता है इस अल्काइल हैलाइड के अंदर से, क्योंकि ये सब इसको हटा सकते हैं, क्योंकि ये सब इससे मोर रिएक्टिव है। सही है, ये वो वजह है कि आयोडाइड को बेस्ट लिविंग ग्रुप कहा जा सकता है अल्काइल हैलाइड के अंदर। सही है। नेक्स्ट है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव डैश। यस, प्रोपानोइक एसिड। यस, देखो उसको डायरेक्टली मैं कोई इक्वेशन नहीं कर रहा, डायरेक्टली भी आंसर तक, जैसे जवेरिया पहुंच चुकी आप भी पहुंच सकते हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2 से रिएक्शन करेगा और है अल्काइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो 100% हमारा बनेगा इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनेगा उसमें कितने कार्बन होंगे, डायरेक्ट गिन लेते हैं ना। इथाइल से 2 आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से 1 आएगा। 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या होता है, प्रोपानोइक एसिड। ये ऑप्शन करेक्ट। वैसे और को तो कोई था ही नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यही होना था। बताओ अगर ब्यूटानोइक पेंटानोइक देता तो शायद हम गिनते भी, अच्छा तो गिनने की जरूरत भी नहीं है। जो बाकी सारे, ये देखो ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है, ये अल्केन है, ये कीटोन है, ऐसा ही है ना, सफिक्स से पहचानना आता होगा आप। समझ में आ गया तो मसला किसी क्वेश्चन में क्लियर है? यह आया था NED में भी आता था, ये रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ड्यू टू। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी जो है वो किसकी वजह से होती है, RMGX। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर जाहिर सी बात है, NED वाले भी इसमें कंफ्यूज थे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हैलोजन एटम की वजह से पोलैरिटी ऑफ MgX, पोलैरिटी ऑफ RMG। कबीर बता रहे, ठीक है, हाँ बैठा दीजिए मैं आप। तो देखो RMGX की जब बात करते हैं ना, अब यहाँ पर ये रिएक्टिव किस वजह से होता है, देखो यहाँ पर कह रहे हैं हैलोजन एटम की वजह से, MgX की पोलैरिटी की वजह से, RMG की पोलैरिटी की वजह से। देखो जहाँ पर ग्रेटर चार्ज हमारे पास क्रिएट होता है ना, वो ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड होता है। ये माइनस और ये प्लस है ना, इसमें हाई पोलैरिटी है, इस बॉन्ड में हाई पोलैरिटी है, और यहाँ R और MG के बीच जो बॉन्ड है ना, इसकी पोलैरिटी लो है। और हाई पोलैरिटी वाले बॉन्ड हमेशा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो मोस्ट पोलर होते हैं, और लो पोलैरिटी वाले बॉन्ड हमेशा जो है वीक होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना जो है ना वो ज़्यादा मुश्किल होता है, वीक बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। तो जो RMG का बॉन्ड है ना वो जल्दी टूट जाता है, तो जल्दी रिएक्शन में टेक पार्ट लेता है। उसका जो एक्चुअल आंसर है वो तो NED की में MgX होता तो मैं वो लगा देता उसके अंदर। उसको जो एक्चुअल आंसर हमारे पास है, दिस इज़ लाइक RMG की जो 20 बॉन्ड की पोलैरिटी उसकी वजह से। उसका B ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, पोलैरिटी ऑफ RMG। ठीक है, तो ये उसको लगा देना, ये नहीं है, ये NED के आंसर की इसमें गलत लगा हुआ था, तो उसके लिए हम बताते। आपको तो बस सही आंसर तक जाना था। नेक्स्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज H2O इज़ ए स्ट्रॉन्गर बेस देन OH। बिल्कुल सही है कहा कि वाटर H2O OH के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस नहीं, OH नेगेटिव जो है वो जो NaOH और KOH में होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होता है। ठीक है, बताएं फिर क्या आंसर है फर्स्ट का? C ऑप्शन, दैट इज 2-bromo-2-methyl प्रोपेन। तो कार्बन है, 2 कार्बन इधर पर है, ठीक है, ओके। देन ब्रोमीन है और CH3 है, टर्शरी है, ओके। 2-bromo-2-methyl प्रोपेन सही आंसर। सेकंड का बताएं, विच वन इज, हाँ, विच वॉज इनकरेक्ट अबाउट एलिमिनेशन दिस रिएक्शन ऑफ फलाना, जो भी है। देखो इसको पहले मैं बना देता हूँ, ये हमारे पास कंपाउंड है, यहाँ पे इसको मैं डिज़ाइन करता हूँ, और ये हमारा CH2 आ गया और ये Cl। इसकी एलिमिनेशन जब हम करेंगे तो मतलब लाइक KOH ले लेते हैं अल्कोहलिक, तो एलिमिनेशन हो जाएगी, ठीक है ना। अब इस एलिमिनेशन में क्या होगा, लाइक जो है वो बीटा एलिमिनेशन होगी, ये Cl रिमूव होगा, ये अल्फ़ा कार्बन
अच्छा बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं उसके अंदर क्या? बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं इसके अंदर ना, तो उसका ई ऑप्शन करेक्ट होगा। डज नॉट गिव एलिमिनेशन रिएक्शन। हाँ इनकरेक्ट, ओके सॉरी, इनकरेक्ट बतानी है तो ये तो ई ऑप्शन तो सही है, मतलब ये एलिमिनेशन रिएक्शन देगा ही नहीं। ठीक है, बी है रेट डी फॉलोज E2 मैकेनिज्म। हाँ देख लेते हैं इसको। ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो करेक्ट तो है, प्राइमरी तो है ये हमारे पास। अल्फा कार्बन की एक तरफ रेडिकल है, दिस इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी है ना ये, सेकेंडरी टर्शियरी तो है नहीं, तो प्राइमरी वाले हमारे पास E2 ही देते हैं। बी है रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन। हाँ ये भी हो सकता है कि रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, चूँकि इसमें जो है वो सबस्ट्रेट और जो है वो निक्लोफाइल या KOH दोनों पर डिपेंड करेगा ये, क्योंकि E2 मैकेनिज्म है, दैट्स वाई। तो इनकरेक्ट यहाँ पर ये आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और हीटिंग विद आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड प्रोड्यूसेस डैश। आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड से हो गया। ये तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। आइसोप्रोपाइल रेडिकल यही होता है, देन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड के साथ। ये हो गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, सेट है। इसके बाद आपको पता है कि अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन हो रहा है अगर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो हायर अल्केन की फॉर्मेशन होगी। ऐसे ही हायर अल्केन बनेगा, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। तो सॉरी गलत कर दिया, ये हमारे पास प्लस, ये अब होता है ना, ऐसे होता है, अब सही। ये यहाँ से इधर जुड़ेगा, इधर से इधर जुड़ेगा, ये मिरर बन जाएगा हमारे पास, के मतलब लाइक कंबाइन कर देंगे इसको, इस तरह का हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा, प्लस मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। ये 1 2 3 4 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन की फॉर्मेशन होगी, बी ऑप्शन। मतलब सेम वही मैकेनिज्म है, रिएक्शन जो करना था, बट ये कि आइसो रेडिकल्स इस्तेमाल कर लिएगा, आइसोप्रोपाइल। पर नॉर्मली हम लोग उसको मीथेन से ही कर रहे होते हैं, 2 मीथेन लेते हैं, इथेन बन जाता है। तो बस ये कि जोड़ देना उसमें दोनों रेडिकल्स को, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9Cl इज डैश। इस फॉर्मूले पर कितने आइसोमर्स पॉसिबल होंगे अल्काइल हैलाइड के? C4H9Cl पर देखो पोजीशन आइसोमर ही पॉसिबल होंगे ना। एक तो पहला ये आइसोमर हमारे पास हो गया, दूसरा ये हो गया। पोजीशन आइसोमर और पॉसिबल नहीं होंगे। चेन आइसोमर पॉसिबल हो सकता है, यस हो सकता है, ये हो सकता है ना भाई, ये भी तो C4H9Cl होगा, बस इसके अलावा और पॉसिबल नहीं होंगे। तो हमारे पास टोटल 3 इसके जो है आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, या 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 मिथाइल, और उसके बाद 2 क्लोरो प्रोपेन, नॉट ब्रोमो क्लोरो। सही है, तो 3 आइसोमर पॉसिबल हो जाएंगे। ये बनाकर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ चेन आइसोमर नहीं देखेंगे, सिर्फ पोजीशन आइसोमर नहीं देखेंगे, चेन आइसोमर भी देखेंगे जो पॉसिबल हो रहे होंगे। ठीक है, तो आसान स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट बी इज व्हाट। अब देखो क्या चीज़ यहाँ पर है, प्रोडक्ट बी पूछ रहे हैं ना। सबसे पहले ये हमारे पास लिया गया है प्रोपाइल ब्रोमाइड, इसका एक अल्कोहलिक OH से रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारे पास डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, ए कंपाउंड हो गया ये Br ख़त्म हो जाएगा। इसकी फिर HBr की एडिशन इसके ऊपर कराएंगे, प्लस HBr। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आसिमेट्रिकल कीन है, यहाँ 3 हो जाएगा ना, ये सॉरी 2 ही रहेगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, ऐसा ही है, जिसको मैं बना देता हूँ। पता नहीं तुम लोग से समझ ही नहीं पा रहे हो, शक्ल देख के समझ में आ रहा है। देखो भाई
CH2 Br अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन हो गया अल्कोहलिक, ठीक है। अल्कोहलिक का मतलब हो गया कि ये हमारा एलिमिनेशन है। ये Br ख़त्म हो यहाँ से, प्लस माइनस माइनस, तो ये Br यहाँ से निकल जाएगा KBr। नाउ दिस इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन, दिस इज़ बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा इस OH के साथ निकल कर, ऐसा ही है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन बन गया। अब इसके बाद बेटा इसका रिएक्शन किससे हो रहा है HBr से। मार्कोनिकोफ रूल लगेगा इसके अंदर, मार्कोनिकोफ एडिशन, क्योंकि दिस इज असिमेट्रिकल अल्कीन, तो मार्कोनिकोफ एडिशन होना चाहिए। दैट्स प्लस दैट्स माइनस, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। जहाँ पर आपको पता है कि जहाँ पर हाइड्रोजन, जहाँ पर जो है वो क्या होता है, मार्कोनिकोफ क्या कहता है, ये हाइड्रोजन वहाँ अटैच करेगा जहाँ पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, इधर पर ब्रोमीन वहाँ अटैच करेगा फंक्शनल जहाँ पर कम हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ऐसा ही है। तो बेटा ये हमारे पास हो गया CH3 कार्बन हाइड्रोजन, उसके बाद ब्रोमीन, फिर उसके बाद CH3, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन हमारे पास बना। ये तो क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास, CD हो जाएगा हमारे पास। चेक कर लो, यही आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, यही सेक प्रोपाइल ब्रोमाइड है, यही हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन है, तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। तो एक ही बात है, तीनों को इसी तरह से कहते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशंस फिर मैं बता रहा हूँ, हर क्लास में इक्वेशन आना चाहिए, नहीं तो फंस जाएगा कि कोई भी सवाल नहीं कर पाएंगे इसके अंदर से, ऐसा ही है ना। तो इक्वेशंस है कि चैप्टर 8 के आएंगे तो फिर हो जाएंगे MCQs। विच वन इज ऑल्सो नोन एज एनिलीन। एनिलीन को और क्या कहा जाता है, एनिलीन तो शायद मुझे याद पड़ता है, हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ना, कि बेंजीन रिंग के साथ अगर हम यहाँ पर NH2 अटैच कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। तो एनिलीन क्या है इसमें से, ई ऑप्शन है ना, फिनाइल अमाइन कह सकते हैं उसको हम, बिल्कुल। तो जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो ये आ जाएगा C6H5NH2, यही होगा ना भाई, फिनाइल अमाइन, तो यही है एनिलीन जिसको हम कहते हैं। तो एनिलीन एक एरोमेटिक अमाइन हम उसको कह सकते हैं ना, कि बेंजीन रिंग के साथ NH2 अटैच होता है, दैट इज़ एनिलीन। और एक हमारे पास होता है एलेनीन। एलेनीन जो हमारे पास है, दिस इज़ अ बेसिक अमाइनो एसिड, तो ये बेसिक अमाइनो एसिड होता है, तो ये एक अलग चीज़ है एलेनीन, और एनिलीन एक अलग चीज़ है, नाम मिलता जुलता है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ मैग्नीशियम मेटल इन ड्राई ईथर सॉल्वेंट। चलो एक आसान सवाल है पहला, इसमें तुम लोग जवाब दे सकते हो, लेकिन ग्लाड रिएजेंट सही है, ये सबको आ रहा होगा। ज़रूरी नहीं है कि यही सवाल है भाई, तो ऊपर से भी कुछ पूछ सकते हैं, इस तरह के सवाल भी, सही बात है ना। तो बेहतर ये है कि हर तरह से मुश्किल सवालात की भी, तो ऐसे नहीं कि आसान आसान सवाल ही पढ़ते रहने बैठ कर सिर्फ, और अब सोच रहे हैं कि अब हमारी तैयारी हो जाएगी, ऐसा नहीं, आसान मुश्किल सब मिक्स होना चाहिए सवाल। और डाउ ग्रेड्स के अंदर इसके अंदर इसी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो आप सॉल्व करते हैं, एकदम हलवा थोड़ी ना होता है वो, बस नाम पूछ लिया और आंसर लगा दिया। अक्सर सवालात में फंस रहे होते हैं आप, तो उसको देखते हैं कैसे हो रहा है, वीडियो में जाकर वॉच करते हैं, लेक्चर देखते हैं, तो समझ में आता है अच्छा ये सर ने ऐसे किया तो ऐसे हुआ। तो अक्सर सवाल ऐसे होते हैं, तो मतलब अब देखो ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि हर सवाल ऐसा है कि बस आँख बंद करके हो गया, ऐसा नहीं, सोचना पड़ता है। Next, Grignard reagent will produce alkane on reacting with all except dash. Yes, बिल्कुल सही कहा जवेरिया ने, कार्बन डाइऑक्साइड अल्केन बनेगा बाकी सबसे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बनेगा, बिकॉज इससे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। सही है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन या कार्बोनियामाइन, सबसे स्टेबल कार्बोनियामाइन कौन सा होता है इनमें से, टर्शरी होता है सबसे स्टेबल, 3 डिग्री जिसको हम कहते हैं, वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कहलाता है।
नेक्स्ट if ethyl chloride is allowed to react with sodium ethoxide, it will result in the formation of, डायरेक्ट बता दो सी ऑप्शन, यस डाइथाइल ईथर। ये तो अभी किया है भाई, पता होना चाहिए। इथाइल क्लोराइड इफ हीटेड विथ एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इट विल प्रोड्यूस, एक्वस की वजह से रिएक्शन कराएंगे इथाइल क्लोराइड का तो क्या बनेगा? बहुत आसान है, सिंपल रिएक्शन है। और यही इक्वेशन तो पढ़ते जब हम पढ़ा रहे होते न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इथेनॉल बनेगा, बिल्कुल सही का, इथाइल अल्कोहल बनेगा। सेकंडों के रिएक्शंस हमारे पास ही होते हैं, मतलब है ना। इथाइल क्लोराइड है, अभी बच्चे शक्ल ताक रहे होते हैं यार, पता नहीं क्या कैसे हो गया ये, या जवेरिया ने कैसे बताया। अरे भाई कुछ भी नहीं हो रहा है इसके अंदर, क्या हो रहा है? मतलब इसमें ऐसा क्या परेशान, हैरत में आ जाना, हैरत में मतलब गोताजन हो जाते हैं बच्चे के, पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई एक सिंपल ये चीज़ हो रही है और क्या हो रहा है। KOH के रिएक्शन और इथाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है, KCl बन रहा है और ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल बन रहा है। यही है ना सबसे ईजी, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इससे मुश्किल इक्वेशन करके आ गए यार, सही है ना। तो सब्स्टिट्यूशन एक्वस लिया है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अब एक्वस लिया है तो उसका मतलब क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी एक्वस मीडियम में। और यही अल्कोहलिक लेंगे तो फिर एलिमिनेशन हो जाएगी, फिर अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर यही इथीन बन जाएगा, बजाय इथानॉल बनने के। मीडियम डिपेंडेंस है ना भाई इसके अंदर, सॉल्वेंट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। तो बाकी बात, बाकी बच्चे भी बताएं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड RX विद सोडियम मेटल इन एनहाइड्रस ईथर सॉल्वेंट तो प्रोड्यूस अल्केन इज नोन एज, यस वुड्स रिएक्शन। ये इस चैप्टर का ही नहीं, चैप्टर 7 का रिएक्शन है, सही है। तो वुड्स रिएक्शन होता है, ये चैप्टर 7 में पढ़ते हैं। कपलिंग रिएक्शन होता है ना हाइड्रोकार्बन में। मोस्ट फेवरेबल सॉल्वेंट फॉर SN2 रिएक्शन इज, वाटर होगा चुकन, हाँ 1 मिनट, SN है ना, सही तो कह रहे हो, और क्या गलत थोड़ी ना कह रहे। SN2 रिएक्शन है ना भाई, तो आई वाटर ही आएगा, सिंपल, सही कह रहे हो। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नाइड रिएजेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हाँ ये क्या है, ये कौन सा रिएक्शन है? होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, सब्स्टिट्यूशन, नन ऑफ दिस। देखो ये रिएक्शन, देखो यहाँ पर RX की स्टेट, मैग्नीशियम की स्टेट क्या होती है सॉलिड लिक्विड गैस में से, बताओ। मैग्नीशियम क्या होता है, सॉलिड लिक्विड या गैस? सॉलिड होता है, मेटल है यार। और RX क्या होता है, अल्काइल हैलाइड की स्टेट क्या होती है? सॉलिड होती है, सही, लिक्विड स्टेट में होती है। लिक्विड्स होते हैं, या अक्सर गैसेस भी होते हैं, समटाइम्स लिक्विड्स भी होते हैं अल्काइल हैलाइड्स। तो लिक्विड और सॉलिड अलग अलग स्टेट पे रिएक्शन हो रहा है, दैट्स वाई हमारा हेट्रोजीनियस रिएक्शन है। बस ये सिंपल हो गया। जैसे मैं लिक्विड और सॉलिड आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो ये हेट्रोजीनियस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नाइड रिएजेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड? यस, गलत जवाब। देखो बाकी सारे बन सकते हैं, फॉर्मिक एसिड नहीं बन सकता। रीज़न पता है क्या है आपको? पता है RMgX है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स हमारे पास आएंगे कि यहाँ से आएगा। 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड आप नहीं बना सकते, पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम 1 कार्बन यहाँ पर आएगा, 1 कार्बन कम से कम यहाँ पर तो पहले से ऑलरेडी है। 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक बनेगा, इथेनोइक से स्टार्ट होगा, एसिटिक से स्टार्ट होगा। बाकी बेंजोइक भी बन सकता है, इफ़ यू वांट आप बेंजोइक एसिड भी बना सकते हैं। बस यहाँ पर रेडिकल में आप क्या ले लो, C6H5 ले लो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, C6H5 COOH। तो ये क्या हुआ, बेंजोइक एसिड नहीं हुआ क्या? तो बन सकता है ना बेंजोइक एसिड, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, फॉर्मिक एसिड कभी नहीं बनेगा उससे, सही है। फिर मैं आगे सारे MCQ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग CO2 प्रोड्यूसेस। CO2 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा भाई यार? बने हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इससे पहले 10 बार ये सवाल आ चुका है। तो टोटल कार्बन 2 और 1 3, तो B बन जाएगा, बिल्कुल सही का, प्रोपेनोइक एसिड, सही है ना भाई।
रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें पता है कैसे होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट डज नॉट प्रोड्यूस अल्कोहल विथ व्हाट? किसके साथ रिएक्शन करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल नहीं बनाएगा? देखो RMGX जो अल्कोहल होता है ना बेटा, 3 तरह से बनाता है। या तो वो रिएक्शन कर लेगा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, या तो वो रिएक्शन कर लेगा एसिटाल्डिहाइड के साथ या इसके अलावा और किसी और एल्डिहाइड के साथ, या वो रिएक्शन कर लेगा एसीटोन के साथ या किसी कीटोन के साथ। अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको पता है हमारा जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर एसिटाल्डिहाइड से करेगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और अगर कीटोन से करेगा, एसीटोन से करेगा तो फिर याद आ रहा है कुछ? यहाँ पर कहना है कि किससे अल्कोहल बनेगा ही नहीं, सी से नहीं बनेगा ना, चूँकि ए से तो बन जाएगा, 2 डिग्री बनेगा इससे, क्योंकि एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड है ये। कीटोन है ये एसीटोन, 3 डिग्री बनेगा इससे, इससे बनेगा ही नहीं चूँकि ये अल्केन है। अल्केन से तो रिएक्शन होता ही नहीं है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। अल्केन बना सकता है वो, लेकिन अल्केन से रिएक्शन नहीं करता है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 क्लोरोब्यूटेन ऑन रिएक्टिंग विथ अल्कोहलिक पोटाश। अल्कोहलिक पोटाश किसको बोलते हैं? KOH कहते हैं ना, अल्कोहलिक पोटेशियम, KOH इन अल्कोहलिक मीडियम, ठीक है। तो इसका मतलब होने वाला हमारे पास क्या है? एलिमिनेशन है। 1 क्लोरोब्यूटेन की एलिमिनेशन करेंगे तो क्या बनेगा? इजी है, क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा ना, मैकेनिज्म की भी नहीं पता है। अब 1 ब्यूटेन के 2 ब्यूटेन क्या बनेगा? C2 ब्यूटेन बनेगा। ऐसा वेरिया 1 ब्यूटेन बनेगा ना, 2 ब्यूटेन कहाँ से बन जाएगा? फिर रिएक्शन करूं क्या? 2 ब्यूटेन कहाँ से लगा आपको? ऐसा क्यों लगा आपको कि 2 ब्यूटेन बनेगा? ऐसा क्यों फील हुआ आपको? आपको पता है यहाँ पे कि ये हम यहाँ पे बनाएंगे अगर दैट्स 1 क्लोरोब्यूटेन, यहाँ से जब हम एक हटाएंगे क्लोरीन को और यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो डबल बॉन्ड जब यहाँ लगेगा तो 1 पे ही लगेगा ना, 2 पे कैसे लगा रहे हो आप उठा के उसको? सही है, देखो कर पढ़ लो, नहीं तो ITech कोर्स ही करना रह जाएगा ज़िंदगी में। फिर जैसे कराची की आधी आवाम कर रही है, सही है, पढ़ लोगे तो कुछ बड़ा बन जाओगे ज़िंदगी में। सही आंसर दो। कंसीडर द फॉलोइंग हैलो अल्केन्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डैश। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डैश। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, बताओ इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? वन, मतलब ये रिएक्टिविटी की बात करो, आप ये बताओ ना मुझे, नीचे छोड़ो ऑप्शन में क्या है, ऊपर बताओ मोस्ट रिएक्टिव क्या है? की बात है 1 के 4, ये मोस्ट रिएक्टिव है कि लीस्ट रिएक्टिव है? मोस्ट रिएक्टिव है। देखो यहाँ पर ये जो बॉन्ड होगा ना CH3F का जो बॉन्ड है, देखो फ्लोरीन मोर रिएक्टिव होता है, इसमें कोई शक नहीं है इसके अंदर। F2 इज़ मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन एंड क्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज़ मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। बट RI इज़ मोर रिएक्टिव देन RBr, RBr इज़ मोर रिएक्टिव देन RCl एंड RCl इज़ मोर रिएक्टिव देन RF। रीज़न क्या है इसके पीछे? चूँकि यहाँ पर जो सबसे पोलर बॉन्ड किसका बनेगा आप देख सकते हैं, आप बताएं मोस्ट पोलर बॉन्ड किसका होगा इन चारों में से? हाईएस्ट पोलैरिटी किसके अंदर आएगी? हाँ, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट आएगा C, इसमें आएगा ना अल्लाह के बंदे, ये 2.4 है, ये 2.5 है, ये 4 है, तो डिफरेंस सबसे ज़्यादा आएगा। तो ये कार्बन F का बॉन्ड जो है वो हाईएस्ट पोलैरिटी रखेगा, और इसकी जो पोलैरिटी होगी हमारे पास क्या होगी? लीस्ट पोलैरिटी होगी,
अब जो ज़्यादा पोलर होता है उसका बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, वो लेस रिएक्टिव होता है। इसलिए हम क्या, हाईएस्ट पोलैरिटी की वजह से ये हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव होगा, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा बॉन्ड के अंदर इसके, जबकि लीस्ट पोलैरिटी की वजह से ये हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो याद रखिएगा कि जो हैलोजेंस की रिएक्टिविटी है ना, उसकी उल्टी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है अल्काइल हैलाइड्स का डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड पोलैरिटी चेक कर रहे होते हैं। तो इस लिहाज से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के लिहाज से 4 की ज़्यादा है, तो 1 की काम है 2 से, 2 की काम है 3 से, 3 की काम है 4 से। यस, CH3Br का रिएक्शन, फ्लोरीन का रिएक्शन देखिए हम यहाँ पर नहीं करते हैं, दैट्स द रीज़न। हम कभी भी जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होता है तो हम फ्लोरीन को नहीं लेते हैं, मतलब CH3F को। रीज़न यही होता है कि रिएक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा स्लो होती है, इसलिए हम हमेशा Br, I और Cl ही ले रहे होते हैं बजाय हम इसको लेने के, F को लेने के। बाकी तीनों का रिएक्शन तो हो जाता है, लेकिन इसका रिएक्शन हमारे पास नहीं होता है। और जब हम बात करते हैं तो ये हैलोजेंस की रिएक्टिविटी तो डिफरेंट है। तो बस ये चीज़ याद रखनी है, अक्सर बच्चे इसमें गलत करते हैं, तभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। उस रिएक्टिविटी ऑर्डर को याद रखिए, क्योंकि उनको लगता है जो हैलोजन की रिएक्टिविटी है वही अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी, और ये गलती कर जाते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रीडली। इसमें से कौन सा SN1 रिएक्शन करेगा? टर्शरी ढूंढ लो कोई, बल्कि टर्शरी 3 है, 4 ही टर्शरी है। तो बस अब हम क्या ढूंढेंगे भाई, पिछले सवाल की तरह कि हम यहाँ पर आयोडीन वाला कंपाउंड ढूंढ लेंगे जो मोस्ट रिएक्टिव होगा, तो हमारा डी ऑप्शन होगा ना भाई, ये मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। तो देखो यही बात साबित हो रही है यहाँ पे। अब ये तो लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, है तो तीनों टर्शरी, 4 मतलब सभी SN1 कर सकते हैं, लेकिन सबसे फास्ट जो है वो डी वाला करेगा। सही है, तो मसला क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। इसमें से किसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते अल्काइल हैलाइड से को बनाने से अल्कोहल से? बोलो क्या कह रहे हो बेटा? टी ऑप्शन, यस, SO2Cl2। इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता। देखो हम जो है ना SO2Cl2 SOCl2 को इस्तेमाल करते हैं ना बेटा। SOCl2 हमारे पास दिस कंपाउंड इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड, तो थायोनिल क्लोराइड को हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन SO2Cl2 इज़ अ डिफरेंट कंपाउंड। क्या नाम होता है पता है इसका? पता है किसी को इसका नाम? पता है किसी को? नहीं पता? तो मासूम बच्चे यार तुम लोग, मासूमियत की इंतहा है। सल्फ्यूराइल क्लोराइड कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्काइल हैलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम डैश। इजी है, अल्काइल हैलाइड को इनमें से किससे प्रिपेयर किया जा सकता है? बता दें। अल्कीन, अल्केन, अल्कोहल, ऑल ऑफ दिस। हाँ देखो, अल्कीन से कर सकते हैं, अल्कीन से तो 100% कर सकते हैं। C2H4 लिया और HCl ऐड कर दिया, बन गया C2H5Cl, बना अल्काइल हैलाइड। जैसे अल्केन से भी कर सकते हैं, आपने हेलोजिनेशन कर ली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू, Cl2 ले लिया तो क्या CH3Cl बना और HCl बनेगा बेटा, ये सनलाइट के प्रेजेंस में। सही है। अल्कोहल की बात कर लेते हैं, तो ये तो इससे तो बनता ही है SOCl2, और इसके तो 4 तरीके हैं उससे बनाने के, तो ये हमारा ऑल ऑफ दिस ही हो जाएगा। सही। नेक्स्ट, एक्शन ऑफ सोडियम इथॉक्साइड एंड अल्काइल ऑक्साइड इज अल्काइल आयोडाइड इज। सिंपल है, बी ऑप्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, दैट्स इट, सिंपल। क्योंकि ये सिंपल ही है, देख लो क्या चीज़ है, सिंपल। टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड ऑन बॉइलिंग विथ वाटर गिव्स टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, द रिएक्शन फॉलोज डैश। ईजी है, बहुत आसान है। SN1, बिल्कुल सही कहा जवेरिया ने, SN1। क्यों? चूँकि एक्वस अब वाटर आया ना, तो SN हुआ, ये SN हो गया ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और टर्शरी आ गया सबस्ट्रेट हमारा, तो फिर यूनिमॉलिकुलर हो गया, SN1 हो गया।
सही होता है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा तो मसला ठीक है। तो चलो अब बेहतर है, फिर भी बेहतर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्शरी अल्काइल हैलाइड? इनमें से कौन सा टर्शरी अल्काइल हैलाइड है? यस, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, यस डी ऑप्शन टर्शरी। देख के लग रहा अल्काइल हैलाइड अंडरगोस बोथ ए एंड बी, चूंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोनों करता है, बोथ ए एंड बी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज, इनमें से इनकरेक्ट क्या है? गलत बात इसमें बतानी है। हाँ जी बताएं। बोलें जी। कार्बन एटम ऑफ अल्काइल ग्रुप इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, आप देख सकते हैं कि ये रहा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, इसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाना है, ये तो हो नहीं सकता। अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर, ये बिल्कुल पोलर होते हैं, तभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो पाती है। कार्बन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज इलेक्ट्रोफिलिक, चेक कर लेते हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है सी और एक्स में से? एक्स है, और जिससे प्लस चार्ज आता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। नॉन ऑफ दीज है। इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ से हो गया बेटा? हैलोजन न्यूक्लियोफिलिक होता है, कार्बन तो इलेक्ट्रोफिलिक ही होता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। खुद न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, खुद ही इलेक्ट्रोफाइल होता है, तभी न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग होती है इसके ऊपर आके। सही है। रिएजेंट का नाम न्यूक्लियोफाइल है, सबस्ट्रेट तो हमारा इलेक्ट्रोफाइलिक लगा होता है, कार्बोकेटाइन, ऐसे ही ना। चलो इसका तो हो गया ये। इन अल्काइल हैलाइड्स व्हिच हैलाइड इज कंसीडर्ड अ गुड लिविंग ग्रुप, ये तो अभी हो गया है। आयोडीन। स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोकेटाइन्स, ऐसा आई थिंक कि हमें यहाँ पर इस सवाल में अगर उस कॉन्सेप्ट के लिहाज से ये सवाल तो हमारा चेंज हो जाएगा ना। विद गुड लिविंग ग्रुप F- नहीं होना चाहिए कि हमारे कॉन्सेप्ट जो अभी पीछे सवाल किया था उसके लिहाज से, आई लगाया ना इससे पीछे भी, F होना चाहिए शायद। एक मिनट, शायद रिवर्स कर लिया हमने इसको, वही हमने हैलोजन वाली रिएक्टिविटी लगा ली। RF है ना ये, प्लस लीस्ट रिएक्टिविटी, लीव्स रिएक्टिव होगा। नहीं सही है, सही है, सही, यही होना चाहिए। क्योंकि गुड लिविंग ग्रुप RF एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा नहीं ना, क्योंकि RF रिएक्शन ही नहीं करेगा, टेक पार्ट ही नहीं लेगा, तो निकलेगा ही नहीं F इसमें से। सही है। स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोकेटाइन्स इज, मतलब 3 डिग्री की ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, देख लो। नहीं सी, अच्छा मतलब यहाँ पर ये देखो ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, अगर आप इसको थोड़ा सा इधर कर दूँ मैं। अब देखो 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें से देखना है, देखो ऐसे मैं बता रहा हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हमें यहाँ पर 1 की ज़्यादा है, 2 से 2 के ज़्यादा है, 3 से 3 के ज़्यादा है, इससे मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट पे जाना है स्टेबिलिटी के लिहाज से। स्टेबिलिटी के लिहाज से, और स्टेबल जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है हमारे पास है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारे पास होता है 3 डिग्री। तो 3 डिग्री हमारे पास कहाँ पर है? यहाँ पर ये, ठीक है। सबसे पहले 3 आ जाएगा नंबर 1 पे। ये 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? 2 डिग्री कहाँ है आप? 4 पे, बिल्कुल नंबर 2 पे आ जाएगा ये। उसके बाद 2, उसके बाद फिर 1, तो उसका मतलब हो गया 3 4 2 1, सी ऑप्शन। 3 के ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 4 से 4 ज़्यादा है, 2 से 2 ज़्यादा है, 1 से। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल MCQ होता है, इस तरह का ना, बड़ा देख कर लगाना पड़ता है। तो ऊपर भी ऑप्शन होता है और नीचे भी ऑप्शन 1 2 3 4 में ही होता है, तो उसको पहले ऊपर चेक करके फिर नीचे हम जाकर सेट करते हैं ऑर्डर को। नेक्स्ट है विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट SN2 मैकेनिज्म।
SN2 मैकेनिज्म के बारे में कौन सी बात गलत है इनमें से? इट इज़ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, होता है सेकेंड ऑर्डर, बिल्कुल सही। इट इज़ फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट, कह लेते हैं कि अगर ये सेकेंडरी के लिए तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के लिए करेगा। बी को रोकेंगे अभी हम थोड़ी देर के लिए। इन्वॉल्व्स 100% इन्वर्जन, बिल्कुल 100% इन्वर्जन होती है SN2 में, कल पाया था। मोस्टली फॉलोड बाय टर्शरी, हाँ बिल्कुल सही। SN2 प्राइमरी जो है फॉलो करता है, सही है। सेकेंडरी भी कर सकते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट हो तो, टर्शरी तो करेगा ही नहीं। क्लियर है? चैप्टर 8 जो है वो स्टार्ट किया था हमने कल, और प्रोजेक्टर का इशू था जिसकी वजह से हमने रोक दिया था। उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, रेज्यूम कर रहे हैं देखा जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज यहाँ से कि 2-bromo-3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन व्हेन ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH गिव्स मेजर प्रोडक्ट डैश। तो कंपाउंड यहाँ पर दिया हुआ है 2-bromo-3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, एक कंपाउंड है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड है। दिस इज कह रहे हैं कि इसका रिएक्शन जब कराया जाएगा अल्कोहलिक KOH से, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक जब भी आ गया तो उसका मतलब कि रिएक्शन हमारा एलिमिनेशन है। सो दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में क्या होगा? डिहाइड्रोहैलोजनेशन, एक हाइड्रोजन एक हैलोजन रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन एक हैलोजन यहाँ पर हमारे पास इसमें रिमूव होगा और कोई कंपाउंड बनेगा। अब इन चारों में से कोई एक कंपाउंड उसके अंदर बन रहा होगा। 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस बाद में देखेंगे, पहले हमें इक्वेशंस को रिएक्शन करना पड़ेगा, देन हम इक्वेशंस पर आएंगे क्या बनेगा। तो 2-bromo-3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब हो गया 4 कार्बन, नंबरिंग कर दिया इसमें 1 2 3 4, 2 पर ब्रोमो लगा दिया, 2-bromo-3,3 डाइमिथाइल, एक 3 पर मिथाइल है और 3 पर मिथाइल है। ये हमारे पास हो गया 2-bromo-3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। हाइड्रोजन पूरे कर लें इसके अंदर, तो हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर पूरे हो गए, ठीक है। इसका अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया इसका KOH और ये अल्कोहलिक है। अब ये करेगा डिहाइड्रोहैलोजनेशन, हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव होगा एक साथ। अब जो यहाँ पर Br है, ये माइनस से ये रिमूव हो जाएगा, इस K+ के साथ निकल जाएगा ये। और ये चूँकि हम जानते हैं कि रिएक्शन हमारा बीटा एलिमिनेशन होता है, दिस इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। अब यहाँ एक मसला है, अब बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर 2, अच्छा यहाँ तो बीटा हाइड्रोजन है नहीं हमारे पास, इधर से बीटा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, इधर तो है नहीं ना बीटा हाइड्रोजन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो बीटा हाइड्रोजन है नहीं, इधर से रिमूव होगा, 2 तरफ बीटा हाइड्रोजन है ना इसके, किसी भी तो इस तरफ से रिमूव कर देते हैं किसी एक हाइड्रोजन को। अब कोई एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, इस OH के साथ निकल गया, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये बन गया कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इसके बाद ये ब्रोमीन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये CH3 ऐसे ही रह गया, बाकी ये CH3 इसी तरह से आ गया। अब ये कंपाउंड बना, अब इसका नाम हम देख लेते हैं क्या बना, उसके लिहाज से कंपाउंड आ जाएगा। नंबरिंग कर ले तो यहाँ पर 1 2 डबल बॉन्ड से नंबरिंग होगी। ये कंपाउंड हमारे पास हो गया, दिस इज 3 पर मिथाइल है ना, 2 पर ब्रोमो है, ये हो गया 2-bromo-3,3 डाइमिथाइल, सॉरी ब्रोमीन तो एलिमिनेट हो गया ना, ब्रोमीन तो एलिमिनेट हो गया, ब्रोमीन लगेगा नहीं, गलती हो गई। तो और ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो CH2
डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, CH3, उसके बाद CH3, नंबरिंग कर लेते हैं अब यहाँ पर 1 2 3 4। अब नाम दोबारा चेक करते हैं, 3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन, 3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन। क्या आंसर आ रहा है? बी ऑप्शन। तो इट वॉज नॉट अ पीस ऑफ केक टू डू ना, इट वॉज नॉट अ पीस ऑफ केक। तो उसमें हमने, चूँकि अल्काइल हैलाइड्स के अंदर आप जानते रिएक्शंस ही हैं हमारे पास, तो बस हमने एलिमिनेशन कर लिया। हम लोग नॉर्मल CH3Cl से कर रहे होते हैं या C2H5Cl से कर रहे होते हैं, तो यहाँ कंपाउंड चेंज कर दिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट हम सेम फॉलो करेंगे। अब ठीक है, तो अरे डायरेक्टली आंसर इसका पता नहीं लगा सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर सवाल पढ़ के डायरेक्टली जवाब कोई नहीं बता सकता, नोबडी कैन टेल अनटिल एंड अनलेस वी डू द रिएक्शन। तो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि लाइक अगर आपको इक्वेशंस नहीं आती है ना, MD-CAT में इक्वेशंस नहीं आते हैं, लेकिन इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो आते हैं। कल भी ये भी आवाज़ चल रही थी, तो ये इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन था, MCQs था, सही है। तो ये चीज़ है, इसको देखें। बाकी इस तरह और क्वेश्चन आएंगे तो अब आप खुद करना पड़ेगा आपको। एक तो मैंने आपको खुद ही बता दिया, आप में से किसी ने आंसर नहीं बताया था मुझे इसका, ठीक है, ये मैंने आपको बताया, इसका आंसर ये निकलेगा। लेकिन हर आंसर मैं बताऊंगा तो ये भी बेकार है, इसका मतलब आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रही बात। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन एन SN1 रिएक्शन इज डबल्ड, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। अब आप इसको चैप्टर 8 का, सेकेंड चैप्टर 8 का आप इसको MCQs कह लो या फर्स्ट चैप्टर 8 का केमिकल काइनेटिक्स कह लो, बात एक ही है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या कह रहे हैं? SN1 रिएक्शन है। अब SN1 में हमारे पास क्या होता है? SN1 SN2 दो रिएक्शन होते हैं। SN1 रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि SN1 में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सिर्फ डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पर, बस वो सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ RH है, ठीक है। और SN2 जो होता है, SN2 के अंदर क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RH एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, दोनों के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है, मतलब जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन पे असर सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन डाल रही होती है। इसको डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा रेट ऑफ रिएक्शन पर, सही है। अब सवाल पढ़ते हैं, अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को SN रिएक्शन में डबल किया जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिमेन सेम। बट ये आपको तब करते जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता होता, ठीक है, तो रिमेन सेम हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। देखो कॉन्सेप्ट मैंने बताया तो आप आंसर तक पहुंच गए, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, सही बात है ना। और हमेशा MCQs के लिए पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर MCQs में निशान लगता है ना। कॉन्सेप्ट जाहिर सी बात है टीचर आपको नहीं बताएंगे जब आपका टेस्ट हो रहा होगा, वो आपको खुद ही निकालना है इसके अंदर से, ठीक है। हाँ कम हो रही हो न्यूक्लियो, इसकी कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल की, फ़र्क ही नहीं डालना ना, ये तो कुछ भी कर दो, 10 गुना कर दो, 1000 गुना कर दो, 10 लाख गुना कर दो या 1000 गुना कम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ इसको डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा, सही है। दिस इज SN1 रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और ये हमारा बाय मॉलिक्यूलर है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स अलग अलग आ रहे हैं, क्लियर है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन फिनॉल टेक्स प्लेस एट डैश। जब फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी तो कहाँ पर होगी? ये चैप्टर नंबर 7 का, चैप्टर 9 के MCQ जो गलती से 8 में आ गया, बट मैं आंसर बता देता हूँ। चूँकि फिनॉल है ही नहीं हमारे इसमें चैप्टर 8 में, अल्काइल हैलाइड नहीं है, तो गलती से आ गया, कोई मसला नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं, चूँकि करना तो है, सारे चैप्टर ही करने होते हैं आप। फिनॉल में जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, बेटा ये फिनॉल रहा,
ये ना बेटा फिनॉल OH आ जाएगा। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी है, इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैक करना चाहता है, किस डायरेक्शन में होगी? अब आपको पता है ये जो टॉपिक है ओरिएंटेशन इन बेंजीन। आप सब जानते होंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो डायरेक्टर हमारे पास होगा, कौन सा डायरेक्टर होगा? ऑर्थो पैरा। एक्टिवेटिंग ग्रुप से ताल्लुक़ रखिएगा ना, OH हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप का भी है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा इस पर, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर एक्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी। तो ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन और पैरा, देखो अब आपको पता है कि ये हमारे पास पोजीशन ऑर्थो होती है, ये वाली पोजीशन मेटा होती है, और ये वाली पोजीशन पैरा होती है, ऐसा ही है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल, चूँकि अब OH हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो आने वाले अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर शिफ्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो इस पोजीशन पर जाकर अटैक करेगा, या तो इस पोजीशन पर जाकर अटैक करेगा, या तो इस पोजीशन पर जाकर अटैक करेगा, ऐसा ही है। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, NO2+ होगा तो ट्राइनाइट्रोटोलुइन बन जाएगा, TNT 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन बन सकता है, वॉटेवर। क्या आंसर हो गया इसका? ए। फिर वही बात, कॉन्सेप्ट पता था तो आंसर लगा, वरना तो नहीं लगता कभी। क्या पता मेटा लग जाता, मेटा लगा के आ जाते। तो आपको पता होना चाहिए कि OH हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर को पहचानने का सिंपल तरीका ये होता है, लोन पेयर होता है इनके पास, ठीक है। दैट्स अ सिंपल वे टू नो। नेक्स्ट, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज इन्वॉल्व इन डैश। क्या कह रहे हो बेटा? C, बिल्कुल सही कहा। कार्बोकेटाइन मतलब C+। कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आइन, जिसको कार्बोकेटाइन भी कहते हैं, सिंध बोर्ड में हम लोग कहते हैं कार्बोनियम, पंजाब बोर्ड में बोलते हैं कार्बोकेटाइन। तो कार्बोनियम आइन इंटरमीडिएट कल भी बताया था, किस में आएगा हमारे पास? SN1 और E1 में। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, उसके बाद सेकंड स्टेप में दोनों में फाइनली अलग अलग स्टेप होता है। देखते हैं। अच्छा, ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टर्स को पहचानने का सिंपल तरीका ये होता है ना, जैसे कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स को पहचानने का सिंपल वे यही है कि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो फिर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे OH अगर हम ले लें तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, OR अगर हम ले लें तो इसमें भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इसी तरह से SH हम ले लें तो इस पर सल्फ़र पे लोन पेयर आता है, इसी तरह से NH2 अगर हम ले लें तो इस पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर आता है, इस तरह से NR2 अगर हम ले लें, NHR ले लें मतलब सेकेंडरी अमाइन, तो यहाँ पर भी N पे लोन पेयर आता है, इस तरह से NR2 अगर हम ले लें तो यहाँ पर भी लोन पेयर आता है। जब लोन पेयर आता है किसी भी एटम में तो हम कहते हैं कि भाई सिंगल एटम पे तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं, ऐसे मैं ट्रिक बता रहा हूँ। इसी तरह से मेटा डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, मेटा डायरेक्टर्स, तो मेटा डायरेक्टर्स की पहचान ये होती है कि ये हमारे पास इनमें इन सब के अंदर जो है ना कार्बोनाइल ग्रुप होता है। तो अगर कार्बोनाइल ग्रुप आ जाए किसी के अंदर तो ये हमारे मेटा डायरेक्टर्स हैं। अब जैसे कि एल्डिहाइड हो गया, या फिर कीटोन हो गया, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, या फिर एस्टर हो गया, एस्टर हो गया, या फिर अमाइडो ग्रुप हो गया, अमाइड CONH2, या फिर एसिड हैलाइड ग्रुप हो गया COX ETC। ये सारे हमारे मेटा डायरेक्टर्स हैं। बस ये सिंपल एक तरीका है जिससे मैं भी ऐसे याद रखता हूँ, आप भी ऐसे याद रख सकते हैं, सही है। लास्ट क्वेश्चन है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड व्हेन हीटेड विथ एक्वस KOH प्रोड्यूसेस प्रीडोमिनेंटली व्हाट? क्या बता रहा हूँ? C बता रहा हूँ। क्या? A और C, पता नहीं, देखना पड़ेगा अब तो। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड से मुराद ये हो गया 3 डिग्री, हो गया 3 डिग्री है। एक्वस KOH, एक्वस जब आया तो उसका मतलब SN रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, पक्का 100% हो गया। KOH के साथ मतलब अल्कोहल बनेगा। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, एक्वस KOH से रिएक्शन करेंगे
तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड हमारे पास क्या चीज़ होती है? दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। बहुत सिंपल इक्वेशन है, यही तो आता है हमारे पेपर में, SN1 में हम लोग यही लिखते थे। तो इसका रिएक्शन जब हम KOH से करेंगे और ये KOH एक्वस होगा, अगर एक्वस मीडियम में, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारे पास, लाइक के ये निकलेगा माइनस प्लस प्लस माइनस, OH जुड़ जाएगा, अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो ये हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा। ठीक है, CH3 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 OH ये बन जाएगा। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब इसका IUPAC नेम लिखा हुआ है। IUPAC नेम देख लेते हैं इसका। हमने इस कार्बन चेन बना ली 1 2 3, ये हो गया 2 मिथाइल 2 प्रोपानॉल। अब देखते हैं, C ऑप्शन करेक्ट है, 2 मिथाइल 2 प्रोपानॉल। इसलिए को हम लोग टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी कहते हैं, IUPAC में कहते हैं 2 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल। सही है, तो यस, तो शहीर ने सही कहा। अब 2 मिथाइल प्रोपीन कैसे बना लिया आपने? एलिमिनेशन कर ली थी क्या? एक्वस थोड़ी ना था ये, वो सॉरी अल्कोहलिक थोड़ी ना था ये। अल्कोहलिक लिखा होगा तब जाकर एलिमिनेशन होगी, एक्वस लिखा होगा तो सब्स्टिट्यूशन होगी। सिंपल सी बात है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हैलोजन की जगह पर बस न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर देता है, और जो वो एलिमिनेशन होती है उसमें डबल बॉन्ड बनता है हैलोजन और हाइड्रोजन के निकलने से, बीटा एलिमिनेशन। यही सबसे मेन पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का, अगर देखें तो। सही है। व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नेम? यार ये तो इजी सवाल है, एक जगह पर फंस जाएंगे आप। चेन कैसे बनेगी? स्ट्रेट के एल शेप? यस, इस बार स्ट्रेट नहीं बनेगी। अगर आप स्ट्रेट बना दोगे, अक्सर बच्चे इसका स्ट्रेट चेन बनाएंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए ना बेटा, तो लॉन्गेस्ट इस वक्त एल शेप चेन बन रही है। नंबरिंग ब्रोमीन साइड से कर लेंगे, 1 2 और यहाँ 3 4 लगा लेते हैं। पहले ब्रोमीन का नाम आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या आंसर है? C ऑप्शन। ये तो करना आता है ना नोमेनक्लेचर, नेमिंग तो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं होती। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस अल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलोज द ऑर्डर। इसको देख लें, ये भी अक्सर बच्चे गलत लगाते हैं, आपको पता है? ओके, अच्छा, ये अक्सर बच्चे इसको गलती करते हैं, अक्सर। देखो बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस की जब बात करते हैं ना, अगर मैं बात करूँगा रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस की रिएक्टिविटी क्या होती है, 7A ग्रुप के एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी क्या होती है? तो ये बड़ा सिंपल है ना, कि टॉप से बॉटम जो है वो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्लोरीन से, क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है ब्रोमीन से, ब्रोमीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयोडीन से। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। लेकिन जब हम बात करते हैं ना बेटा, कि जब हम रिएक्टिविटी बात करते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स RX, उल्टा हो जाता है ये, बिल्कुल रिवर्स हो जाता है ये, बिल्कुल। RI ज़्यादा रिएक्टिव होता है BR से, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है CL से, और ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है RF से। तो उल्टा कर देना होता है इसमें ना, रिवर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? ए ऑप्शन। अक्सर बच्चे ने इसको इसी लिहाज से, हैलोजन की रिएक्टिविटी के लिहाज से लगा देते हैं, तो नंबर 0 हो जाता है। फिर वैसे तो गलत है कि ऑप्शन क्या आंसर 1 नंबर से 0 नंबर हो जाता है, बैठे बैठे। सही है, तो इसको याद रखना है, इस पॉइंट को। आगे बढ़े, कुछ पूछना है किसी को? एनीथिंग इन दिस स्लाइड? नथिंग। आगे बढ़ते हैं। SN2 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड लीड्स टू रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसेमाइजेशन। अब ये भी ब्लड प्रेशर हाई करने वाला सवाल होता है बच्चों के लिए, चुके पता है आपको बेटा? यस, इन्वर्जन, गुड, पढ़ लिया है, देख लिया, ओके ओके ओके। इन्वर्ट के बच्चों को बता दो, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। देखो SN2 में क्या होता है बेटा? SN2 में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हम लेते हैं ना, कोई व्हाटएवर, कोई भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, जैसे हाइड्रोजन ले लिया, X ले लिया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर H ले लिया, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है ना बेटा, वो इधर से अटैक नहीं कर इधर पे, बल्कि रेडिकल अटैक है ना, बड़ा रेडिकल है।
इधर पर छोटा एटम है, हाइड्रोजन छोटा होता है हैलोजन्स के मुकाबले में। तो जो भी रेडिकल होता है हमारा वो लेफ़्ट साइड से जाकर इस पर हमारे पास यहाँ से हैलोजन रिमूव होता है और लेफ़्ट साइड से यहाँ से जाकर न्यूक्लियोफाइल हमारा बेटा अटैक करता है लेफ़्ट साइड से इस कार्बन पॉजिटिव पर NU-। तो उससे होता क्या है कि जो कंपाउंड हमारे पास बनता है वो इस टाइप का कंपाउंड हमारे पास होता है। मतलब जो रेडिकल मतलब हैलोजन राइट साइड पे होता है और न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट पे अटैक होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है ना वो क्या हो रही है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन हो रही है। तो SN2 में क्या होती है, याद रखना इन्वर्जन। ये MD कैट के लिए सवाल पूछते हैं अक्सर, ठीक है। और SN1 की जब बात करोगे ना तो SN1 में क्या होता है, टर्शरी के अंदर होता है, टर्शरी में। अब SN1 ये रहा मेरे पास बेटा, ये CH3 हो गया, ये Cl हो गया, टर्शरी लगाती है ना, देखो ये टर्शरी है, टर्शरी है, SN1 करेगा सबस्ट्रेट, ये प्राइमरी SN2 करता है, टर्शरी SN1 करता है, पता होगा ये आपको ऑलरेडी। अब यहाँ अभी तो फिलहाल किसी पे अटैक, अभी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ही नहीं सकता किसी भी साइड से, हर तरफ बल्कि रेडिकल से अटैच है। तो वो क्या होता है, पहले हैलोजन रिमूव होता है इसके अंदर, होता है ऐसा, पहले हैलोजन रिमूव होगा, कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, कार्बोनियम आइन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और 3 ही बॉन्ड रहेगा तो अपने आप को ये ट्रायगोनल प्लेनर शेप में लेकर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा CH3 और इस तरह से CH3। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाएगी कार्बन की, कार्बन हमारे पास यहाँ पर अब देख सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, है ना, sp3 से sp2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ट्रायगोनल प्लेनर शेप आ गया ना 120 डिग्री बॉन्ड एंगल वाला। अब न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक कर सकते हैं, दोनों तरफ से जगह बन गई इसके लिए। न्यूक्लियोफाइल चाहे तो यहाँ से अटैक कर ले और यही न्यूक्लियोफाइल चाहे तो यहाँ से अटैक कर ले, दोनों तरफ से। तो हमारे पास 2 पॉसिबल कंपाउंड्स हमारे पास आ जाएंगे। एक में क्या होगा बच्चों के, अगर राइट साइड से अटैक किया होगा तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, और अगर लेफ्ट साइड से अटैक किया होगा तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाकर अटैक कर देगा, अटैच हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में जहाँ पर हैलोजन था वहीं पर जाकर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है जहाँ, तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर जो कन्फिगरेशन है इसकी क्या हो गई है, रिटेंशन हो गई है, और यहाँ पर क्या हो गई है, इसकी इन्वर्जन हो गई है। तो दोनों 50-50% बनेंगे, 50% रिटेंशन वाला बनेगा और 50% इन्वर्जन वाला बनेगा, ठीक है। तो SN1 में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होती है, SN2 में सिर्फ इन्वर्जन हो रही होती है, उलट रहा होता है, दूसरे साइड पर अटैक। यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ये 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन वाले कंपाउंड्स को, इन्हीं को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, ये पूरा फेडरल बोर्ड है टोटल, ये सवाल सिंध बोर्ड है ही नहीं है, सिंध बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं पढ़ते आप, ठीक है ना, आपने याद किया होगा ऐसा कुछ कभी। तो ये कहने के SN2 रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड किसको लीड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, जैसे उन्होंने बताया, बिल्कुल सही आंसर दिया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गई बात, है बड़ा आसान सवाल, लेकिन ठीक है हमारे कोर्स में नहीं होता तो हमारे मुश्किल, दैट्स इट, सही है, बट पता होना चाहिए, बहुत मेन बात है जो सिंध बोर्ड ने छोड़ दी बताने से हमारी बुक के अंदर, SN1 SN2 के बारे में, जो पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड सब में होता है, ठीक है। SN1 रिएक्शन इज फास्टेस्ट इन, SN1 आपको पता टर्शरी करता है, टर्शरी कहाँ है, C ऑप्शन, बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया आपने, तो 3 डिग्री ढूंढ लिया आपने कहीं पर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1 मैकेनिज्म। SN1 कौन करेगा इसमें से, मतलब कोई टर्शरी ढूंढ लो चारों में से, डी है ना टर्शरी, पता है टर्शरी है, ये कंडेंस स्ट्रक्चर बना हुआ है, 3 डिग्री है। द अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय, सिंपल है, अभी तो बनाया था। अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल कैसे बनाएंगे, RX है ना बच्चों, तो KOH ले लेंगे इसके साथ एक्वस मीडियम में, तो बन जाएगा ये अल्कोहल, यस अल्कोहल बन जाएगा, और KX, क्या आंसर होगा इसका, बी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, बहुत गलत जवाब, डी होगा ना सब्स्टिट्यूशन। अच्छा बी कह रहे थे या डी कह रहे थे, डी, बी कह रहे हो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, बेटा अल्कीन बन जाएगा, क्या हो गया, बोल भी रहा हूँ कि हाइड्रोलाइज्ड लिखा हुआ है ना, हाइड्रोलाइज्ड, सॉरी नीचे वाला, अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, अल्कीन में नहीं कन्वर्ट करना है कि आप इसको डिहाइड्रोजनेशन कर लें, सही है।
दैट्स इट। ओके चलो आते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट SN2 रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। इसमें से कौन सी बात अल्काइल हैलाइड्स के बारे में ठीक नहीं है, नॉट करेक्ट, इनट्रू है। SN2 रिएक्शन के बारे में, SN2 रिएक्शन के बारे में क्या बात गलत है, बता सकते हैं क्या? डी, दो बच्चे डी कह रहे हैं, चेक कर लें क्या डी? SN2 मैकेनिज्म इज प्रीडोमिनेंट इन टर्शियरी एल, बिल्कुल सही है। टर्शियरी में होता था नहीं, ये प्राइमरी 1 डिग्री में होता है ना, ये डी में गलत है। तो SN2 1 डिग्री में होता है, SN2 3 डिग्री में होता है, सही है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स आर प्रैक्टिकली इनर्ट टू सब्स्टिट्यूशन बाय SN2 मैकेनिज्म बिकॉज ऑफ व्हाट? टर्शियरी वाले SN2 क्यों नहीं करते हैं? पता है रीज़न आपको उसका? टर्शियरी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो SN2 नहीं कर पाते, रीज़न बिल्कुल सही, आप सारे लेक्चर देख ले रहे। देयर इज स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। स्टेरिक हिंड्रेंस आती है बेटा किसकी वजह से? बल्कि मॉलिक्यूल की वजह से ना, या बल्कि स्पेशी अगर कोई जॉइन हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास ये आ गया, हमारे पास CH3 आ गया, ये CH3 आ गया, ये CH3 आ गया और ये Cl आ गया, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है ये, टर्शियरी। अब इस पर एक स्टेप में रिएक्शन हो नहीं सकता। SN2 मैकेनिज्म 1 स्टेप का होता है ना बेटा, एक ही स्टेप में हेलोजन भी निकल जाए और न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर ले, इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि चारों तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? हिंड्रेंस का मतलब होता है ना रुकावट, चारों तरफ रुकावटें मौजूद हैं, हर्डल्स मौजूद हैं, ऑब्स्टिकल्स मौजूद हैं बल्कि मॉलिक्यूल के, जो एक ही वक्त में हेलोजन को निकलने और न्यूक्लियोफाइल को जुड़ने से रोकेंगे। तो इसमें होगा क्या? पहले ये न्यूक्लियोफाइल हेलोजन निकलेगा, फिर सेकंड स्टेप पे जाकर जब जगह बनेगी तो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट लेफ्ट से कहीं पे भी अटैक करेगा। तो सिंपल बिल्कुल परफेक्ट जवाब दिया उन्होंने, स्टेरिक हिंड्रेंस, सही है। तो मसला इसमें सारे MCQs। नेक्स्ट है इथाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड व्हेन इथाइल क्लोराइड इज बॉइल्ड विद डैश। इथाइल अल्कोहल कब बनेगा? ये भाई ये तो कई बार आ चुका, आज ही पढ़ा है कई बार इसको। इथाइल अल्कोहल का किससे रिएक्शन करेंगे कि इथाइल अल्कोहल, इथाइल को A और B। आप तो हमेशा एलिमिनेशन में फंसते रहो बेटा, बेटा देख लो देख लो इस चीज़ को, देख लो। अगर हम इथाइल क्लोराइड लेते हैं ना, देख लो इस चीज़ को ज़रा सही से। किंजा तस्लीम नाम है ना आपका, तो इसको देख लो ज़रा। C2H, ये अभी दूसरी बार गलती करो एक ही क्लास के अंदर, ये KOH ले लिया। देखो एग्जैक्टली सेम इक्वेशन है, एग्जैक्टली सेम। अभी तो बता ही नहीं सकते हैं, अभी तो दोनों एक ही इक्वेशन लग रही है। अब अगर यहाँ पर H2O डाल देना, एक्वस मीडियम, और यहाँ पर अगर हम कोई अल्कोहल ले लें, अल्कोहलिक मीडियम, दोनों केस में डिफरेंस है। हियर यू कैन फाइंड कि यहाँ पर बनेगा इथाइल अल्कोहल और KCl, ये हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और नीचे वाले में क्या होगा? ये है हमारा एलिमिनेशन, ये हमारा SN हो रहा है और ये E हो जाएगा, एलिमिनेशन। इसमें अब इसमें बनेगा दिस इज इथीन प्लस KCl प्लस वाटर। यहाँ पर कह रहे हैं कि इथाइल अल्कोहल कब बनेगा? जब इथाइल अल्कोहल के साथ क्या किया जाएगा? एक्वस KOH में जब उसको बॉइल किया जाएगा, B ऑप्शन। अगर अल्कोहलिक लेंगे ना तो फिर वो इथीन की फॉर्मेशन करेगा, इथाइल अल्कोहल की नहीं करेगा, सही है। तो इसको आप ज़रा जहन में रखना इस बात को। बाकी बच्चे, क्योंकि मेन फ़र्क सॉल्वेंट का है बस, और कोई फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड? बिल्कुल गलत हो गया, कल ही बताया था, पहला सवाल यही था कि आइसोप्रोपाइल असल में सेकेंडरी होता है। अच्छा ये देखो ना, ये तो हो नहीं सकता। क्या बेटा? देखो ये तो हो नहीं सकता, ये तो सेकेंडरी है, इसको तो हटा दिए, 2 डिग्री है। सी कह रहे हो? सी चेक कर ले, चेक करते हैं, मुझे नहीं पता क्या है, इन्होंने सी कहा, सी चेक करते हैं। टर्शरी बेटा, ये तो लिखा हुआ ही टर्शरी इसके ऊपर है, ये कैसे इसको लिख ही दिया टर्शरी, ये प्राइमरी कैसे? टर्शरी लिखा हुआ है इस पर, तो ये प्राइमरी कैसे हो सकता है? प्राइमरी वो होगा जिसके एक ही तरफ। हाँ बोलो, और बोलो, अब 2 बज गया। और उसमें सेकेंडरी लिखा हुआ है तो ऐसे ही कर दिया।
डी है। आप देखो उसको मैं बता रहा हूँ नियो हेक्साइल क्लोराइड कैसे, नियो का कॉन्सेप्ट कल दिया था, दोबारा देता हूँ। 6 कार्बन होंगे लेकिन मैं 4 लगा रहा हूँ, ठीक है, और OH और सॉरी Cl लगा दिया, ठीक है बेटा। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन। नियो में मैंने क्या बताया था, सेकंड लास्ट कार्बन से एक कार्बन बाहर, 2 बाहर जाएगा, तो एक कार्बन यहाँ बाहर हो गया, एक कार्बन यहाँ बाहर हो गया। दिस इज नियो हेक्साइल क्लोराइड। अब चेक करते हैं क्या ये प्राइमरी है। दिस इज फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के सिर्फ एक ही तरफ रेडिकल अटैच है, बाकी तो 2 तरफ नहीं है ना, बाकी तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो कार्बन इस अल्फा कार्बन के कितने तरफ अटैच है, एक ही तरफ है ना, ये हमारा 1 डिग्री या प्राइमरी कंपाउंड है, सही है, नियो हेक्साइल क्लोराइड। तो अल्फा कार्बन के जितनी तरफ रेडिकल अटैच होता है वही उसकी डिग्री होती है। ये प्राइमरी है, 1 डिग्री है, एक ही तरफ है। अगर ऊपर और नीचे भी इस कार्बन कार्बन होता तो 2 डिग्री या 3 डिग्री हो जाता, सही है। यहाँ से अटैच और ऐसे को फर्क नहीं पड़ता, अल्फा कार्बन से देखते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, सही है बेटा। कल भी यही बात हो रही थी ना, इसमें कन्फ्यूज थे। नेक्स्ट बता रहा हूँ, IUPAC नेम ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल, दैट्स इजी। क्या है, ए है ना, 2-chloro-2-methyl प्रोपेन। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप इसका स्ट्रक्चर बना लिया करो। प्रोपेन हो गया, 2-chloro-2-methyl, फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन, 3 तरफ रेडिकल, तो टर्शरी, दैट्स इट, सही है। तो याद हो जाता है 2-chloro-2-methyl प्रोपेन। इससे पहले एक सवाल किया आज ही की तारीख में, ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इक्वेशन आ नहीं रहे, जब आएंगे तो मसला होगा। बल्कि आ गया क्या, नहीं। RCl plus nucleophile in the given reaction which nucleophile is incapable to substitute Cl negative ion। इसमें से कौन Cl माइनस आयन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है ना, ये न्यूक्लियोफाइल बताना है कि इनमें से 3 कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट या 2 कर सकते हैं कोई, और कौन नहीं कर सकता। देखो ये रिलेटिविटी वाली बात आ गई ना, रिलेटिव जो स्ट्रेंथ होती है। मैंने क्या बताया था आपको, देखो RCl है प्लस न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल इस Cl को उसी वक्त हटा सकेगा अगर ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा, इसके मुकाबले में स्ट्रांग होगा, मोर रिएक्टिव होगा। इट मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन द लिविंग ग्रुप। तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी मोर रिएक्टिव, ये बहुत मेन बात होती है ना, मोर रिएक्टिव देन लिविंग ग्रुप या देन हैलोजन कह लो, कुछ भी। लिविंग ग्रुप तो हैलोजन ही होता है अल्काइल हैलाइड के अंदर। अब न्यूक्लियोफाइल, अब देखो अगर ये F माइनस आ जाएगा ना, F माइनस, अब ये हटा सकते हैं Cl को, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्लोरीन से, ये रिएक्शन फिलिप से। लेकिन अगर हम Br माइनस ले आए तो क्या ये Cl को हटा सकता है। अगर ब्रोमाइड आयन लें न्यूक्लियोफाइल की जगह पर तो क्या Cl को हटा देगा, ये ब्रोमीन लेस रिएक्टिव होता है। या अगर हम आयोडीन ले आए तो ये हटा सकता है क्या, ये तो और कम रिएक्टिव है। ये ऑप्शन हो गया कि ये जो है ना, बाकी दोनों तो कर लेंगे लेकिन आयोडीन जो है ना वो Cl को रिप्लेस नहीं करेगा, बिकॉज आयोडीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन लिविंग ग्रुप। समझ में आ गया। जैसे पहले जो अभी आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया था, ये वहीं से तो मसला फुल कॉन्सेप्चुअल MCQs आप देखिए, कॉन्सेप्ट बनाते जाए अपना। Which reagent cannot be used to prepare an alkyl halide from an alcohol? अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना है तो क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इनमें से। देखो अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने के 4 तरीके हमें साइंस केमिस्ट्री ने बताए हैं। सॉरी, अल्काइल हैलाइड बनाना है अल्कोहल से तो 4 तरीके हमें बताए हैं, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है बेटा, ROH लो, HX से रिएक्शन कर लो, बनेगा RH प्लस वाटर, HX मतलब हाइड्रोजन एसिड। दूसरा तरीका क्या है, अल्काइल हैलाइड लो, SOCl2 से रिएक्शन कर लो, बनेगा क्या, RCl बन जाएगा प्लस SO2 प्लस वाटर, ये भी अल्काइल हैलाइड ही है, क्लोरीन वाला है। तीसरा रिएक्शन क्या है, याद आएगा, सब याद होगा आपको, थोड़ा बहुत तो पढ़िए ना केमिस्ट्री सेकेंडरी में। PCl3 से रिएक्शन कर लिया तो फिर भी RCl बनेगा और बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा फॉस्फोरस एसिड, H3PO3। याद है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। चौथा, इसी ROH के रिएक्शन आप किससे कर दे रहे थे, PCl5 से, तो RCl बनता था, POCl3 बनता था और शुरू ऊपर सॉरी HCl बनेगा, गलती से कर दिया, ओके अब सही। अब बताएं आंसर। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना है, क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते, NaCl इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाकी तो हो रहा है, सही है।
तो अगर आपको ये चीज़ें पता थी तो यहाँ बी ऑप्शन लगा लेंगे आप इजीली। ठीक है, तो मसला अल्लाह अकबर लिखना है तो लिख। देखिए आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्या होता है हमारे पास, ये देखो मैं समझ गया कि क्या चीज़ है। ये तो समझ में आ रहा है कि सेकेंडरी है, ये तो समझ में आ रहा है ना भाई कि ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, इसके दो तरफ रेडिकल अटैच है, तो सेकेंडरी तो समझ में आ रहा है हमें, इसमें कोई शक नहीं है कि 2 डिग्री है ये। लेकिन आइसो समझ में नहीं आ रहा आपको कि सेकंड लास्ट से एक बाहर कैसे है। इसमें सिंपल ये स्ट्रक्चर, इसमें लॉन्ग चेन ना सीधी ही बनानी होती है आइसो के केस में, आप सीधी ही लॉन्ग चेन चलाएंगे यूँ करके। ये लास्ट कार्बन है, 1 2 नंबरिंग इस तरह से करेंगे तो ये सेकंड लास्ट से एक बाहर भी इस तरह से, या एल शेप चेन नहीं बनाएंगे वरना तो सारे चेन के अंदर आए। समझ गए? इस स्ट्रेट चेन में कितना बाहर सेकंड लास्ट से बाहर है, स्ट्रेट चेन के अंदर सेकंड लास्ट से कितना बाहर है ये देखेंगे। तो इसमें स्ट्रेट चेन के अंदर सेकंड लास्ट से एक बाहर आ रहा है तो आइसो। हाँ अगर तीनों लॉन्ग चेन अगर ऐसे आ जाए, हाँ ये 100% प्राइमरी सही है। मोस्ट रिएक्टिव हाइलाइट टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, इजी। SN1 आपको पता है SN1 कौन करेगा, प्राइमरी सेकेंडरी के टर्शरी करेगा 3 डिग्री। तो 3 डिग्री ढूंढ लो को इसके अंदर, बस हो गया स्वीट एट द एंड, सिंपल। इससे आसान क्या होगा। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस बाय डैश। ओके, आइसोप्रोपाइल मतलब 2 डिग्री, 1 डिग्री करता है SN2, 3 डिग्री करता है SN1, 2 डिग्री क्या करते हैं, दोनों कर सकते हैं, SN2 भी कर सकता है और SN1 भी कर सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, आइदर SN1 और SN2, डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट कि वो पोलर है कि नॉन पोलर है। ठीक है, नेक्स्ट, इन SN1 रिएक्शन द रेसेमाइजेशन टेक्स प्लेस, इट इज ड्यू टू, अभी बताया था, इन्वर्जन रिटेंशन दोनों होती है। बिल्कुल सही, कैसा आंसर लग गया इसका, फेडरल बोर्ड के भी जवाब दे पा रहे हैं आप लोग, क्योंकि अब समझ में आ गया ना। रेसेमाइजेशन आसान बात थी, अगरचे हमारे सिंध बोर्ड में नहीं थी बट बात बड़ी आसान थी, तो दोनों हो गए, बोथ ए एंड बी। सही है, अगरचे इसमें फेडरल बोर्ड के ज़्यादा सब 3-4 सवाल ही आएंगे, पता कि सारा पूरा सिंध बोर्ड है, आपको भी लग रहा होगा बाकी सिंध बोर्ड ही है, बस ज़्यादा फेडरल में यही एक दिखा, मैं और तो कुछ नहीं दिखा। इन्वर्जन डिटेंशन इसकी बात, तो ये समझा दिया मैंने पीछे, तो अब एक्सप्लेन नहीं करना। सही, तो मसला एनीथिंग समझ में आ गया, तीनों सवाल पक्का समझ आया ना, कन्फर्म बिल्कुल ओके है। ओके, अब अगली बार आ गया तो मैं निशान लगा सकते हो उसको, ऐसे आगे बढ़ो।